r to the power n plus 1 by 2। डन। इतने सिंपल तरीके से हमने फटाक से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया। वैसे यहाँ पर रेडियस वेक्टर ने कुछ एरिया पे झाड़ू मार दिया होगा, तो कहते हैं ग्रेविटी ना हो, सोलर सिस्टम बचेगा, अर्थ उधर, मरकरी उधर, वीनस उधर। हेलो जेई एस्पिरेंट्स, कैसे हो सभी लोग? आई होप सबकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही है। आज हम शुरू करेंगे जेई फिजिक्स का एक चैप्टर जिसका नाम है ग्रेविटेशन। ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही स्कोरिंग है और ये चैप्टर क्लास 11 का पार्ट है। लेकिन इस चैप्टर के बहुत सारे फंडे क्लास 12th में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में यूज होते हैं और ये एक ऐसा चैप्टर है जिसको अगर हमने अच्छे से पढ़ लिया तो क्वेश्चन छूटने के चांसेस बहुत कम है और यहां वहां क्वेश्चन इससे आ ही जाते हैं हर साल। ठीक है, तो इसके लिए हमें एक कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि इस चैप्टर को हमने अच्छे से समझा है, इस चैप्टर के क्वेश्चंस किए हैं। ऑलराइट, एक बार वो समझ में आ गया फिर तो कोई ज्यादा दिक्कत हमको नहीं है। तो इस चैप्टर को हम टैकल कैसे करेंगे? इस चैप्टर में जो मेन पार्ट्स हैं वो ये है। सबसे पहले हम पढ़ते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के बारे में, उससे रिलेटेड फील्ड, पोटेंशियल, पोटेंशियल एनर्जी, ये सारी चीजें आती हैं। उसके बाद हम कुछ स्पेसिफिक बॉडीज के वजह से क्रिएट किया हुआ फील्ड और पोटेंशियल कितना होता है उसके बारे में पढ़ते हैं। दैट इज द सेकेंड पार्ट। थर्ड पार्ट आता है मोशन ऑफ प्लैनेट्स एंड सैटेलाइट्स। ऑलराइट, पहले हम पढ़ेंगे मोशन ऑफ सैटेलाइट इन सर्कुलर ऑर्बिट, जिसमें हम ऑर्बिटल वेलोसिटी की बात करेंगे, हम स्केप वेलोसिटी की बात करेंगे, राइट। और उसी के बाद हम मूव करेंगे केपलर के लॉज पे। केपलर के लॉज में क्या होता है? केपलर के लॉज में उसने कहा था कि प्लैनेट्स जो होते हैं ना वो सर्कुलर नहीं इलिप्टिकल ऑर्बिट में मूव करते हैं। केपलर ने क्या कहा था, कैसे कहा था, वो सारी चीजें वहां पर कवर करने वाले हैं। उसके बाद हम लोग जानने वाले हैं बाइनरी स्टार सिस्टम्स के बारे में। ऑलराइट, इलिप्टिकल ऑर्बिट पढ़ने के बाद वी लर्न अबाउट बाइनरी स्टार सिस्टम्स और फाइनली हम कुछ सवाल करने वाले हैं ग्रेविटेशन पर। तो ये वीडियो मुझे नहीं पता कितना लंबा बनेगा, अभी तो मैं बनाना शुरू कर रहा हूं, लेकिन जितना भी लंबा वीडियो हो, वीडियो को अच्छे से देखना, पूरा कंसंट्रेशन के साथ कॉपी पेन लेकर बैठना, फिर देखना। यू विल श्योरली एंजॉय द वीडियो और उसके बाद जो डाउट्स छोटे मोटे हैं ना ग्रेविटेशन के, वो सारे हो जाएंगे छूमंतर। ऑलराइट, सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। आई होप दैट ऑल ऑफ यू आर हैप्पी एंड मोटिवेटेड। मैं बहुत ज्यादा खुश हूं दैट आई एम हियर टू रिकॉर्ड दिस वीडियो फॉर ऑल ऑफ यू। तो आई एम वेरी श्योर कि सबको काफी हेल्प मिलेगी। जो लोग चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन जो है उसको प्रेस कर दो और अपने दोस्तों को भी इस वीडियो के लिंक दे देना, ताकि जिनको जिनको इन सारे पार्ट्स में दिक्कत है उनको हेल्प मिल जाए अच्छी खासी। ऑलराइट, लेट अस बिगिन। तो भाई ग्रेविटेशन, ग्रेविटेशन में सबसे पहले आता है यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन किसने दिया था? यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन दिया था न्यूटन ने, आइजैक न्यूटन। न्यूटन ने क्या कहा? न्यूटन ने कहा भैया दुनिया में कोई भी दो चीजें हो, दुनिया में कोई भी दो मासेस हो, इन मासेस के बीच में क्या होता है? अगर मासेस यहां पर हैं, इन दोनों के बीच में क्या होगा? अट्रैक्शन होगा। ठीक है, ये मासेस की प्रॉपर्टी होती है, ऐसा न्यूटन ने कहा। तो लोगों ने कहा भैया ये फोर्स का नाम क्या देंगे? न्यूटन ने बोला ग्रेविटेशनल फोर्स, क्योंकि ये ग्रेविटेशन के कारण क्रिएट होता है। जैसे दो मैग्नेट्स होते हैं एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, उसी तरीके से मासेस भी एक दूसरे को अट्रैक्ट करती है, दुनिया का कोई भी मास हो। लेकिन हमें दिखता क्या है? मैं दो ऑब्जेक्ट्स तो ले सकता हूं, एक मान लो मैंने ये हार्ड ड्राइव लिया, एक पेन, दोनों तो एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं कर रहे। इसका कारण यह है कि ग्रेविटेशनल फोर्स दुनिया के सबसे वीक फोर्सेस में से एक है। बताऊं कैसे? जैसे मान लो मैंने इस पेन को उठाया हुआ है हाथ में, कैन यू इमेजिन यू आर डूइंग समथिंग इनक्रेडिबल। तुमने अगर पेन को उठाया हुआ है, तुम किससे लड़ाई जीत गए? तुम अर्थ के कंपैरिजन में ज्यादा पावरफुल हो। कैसे? इस पेन को पूरा का पूरा प्लैनेट खींचना चाह रहा है नीचे, लेकिन मैं हाथ से रोककर इस पेन को बचा रहा हूं। दैट्स हाउ वीक ग्रेविटेशनल फोर्स इज। एक पूरा प्लैनेट मिलकर मेरे से लड़ाई जीत नहीं पा रहा है। ठीक है, मैं भारी चीज उठाऊंगा तो शायद दिक्कत हो, लेकिन इस पेन को मैं अर्थ को खींचने दे नहीं रहा हूं, अर्थ पूरी कोशिश कर रहा है खींचने की। बात समझ आ रही है? सो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है? एक बहुत ही वीक फोर्स है। न्यूटन ने कहा था भैया
अगर ये वाला मास m1 है, ये वाला मास m2 है, तो ये जो फोर्स है ना, इट इज प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मासेस, मासेस के प्रोडक्ट का प्रोपोर्शनल, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। मतलब न्यूटन ने बोला भाई ये जो फोर्स लगेगा दोनों के बीच में, ये तो इक्वल एंड ऑपोजिट होगा, और ये जो फोर्स होगा ये m1 m2 के प्रोडक्ट पर डिपेंड करेगा, और ये इनवर्स स्क्वायर लॉ फॉलो करेगा। मतलब दोनों के बीच में सेपरेशन अगर मैं r कहता हूं, इन दैट केस दिस फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर। और यहां पे सबको अगर मिला जुला दें और एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट डाल दें, सो दिस बिकम्स g m1 m2 बाय r स्क्वायर। g की वैल्यू सबको पता है, मैं फिर भी लिख दूं यहाँ पे, g की वैल्यू होती है 6.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 11। यूनिट कैसा निकालेंगे, बाकी सबको उस साइड भेज दो, g को एक साइड छोड़ दो, इट इज f इंटू आर स्क्वायर, मतलब न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। दिस इज द वैल्यू ऑफ g। g की वैल्यू कैसे निकाल सकते हो, किसी को सपना तो नहीं आया होगा, कोई दिक्कत नहीं है, मासेस को कर देंगे 1 kg, डिस्टेंस को कर देंगे 1 मीटर, तभी जो फोर्स आएगा वही g की वैल्यू होगी। तो इससे अंदाजा लगा सकते हो कि फोर्स जो ग्रेविटेशन का होता है वो कितना वीक होता है। मैं 1 kg के दो बॉडीज दूं, 1 मीटर दूर रखूं, तो फोर्स की वैल्यू कितनी होगी, g के बराबर, मतलब 6.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 11 न्यूटन, बहुत कम होगा। ठीक है, मतलब इसीलिए कह सकते हैं दिस फोर्स इज वेरी वीक। और ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है ना, ये क्या होता है, दिस इज अ स्पेशल कैटेगरी ऑफ फोर्स। फोर्स की कैटेगरी सबने पढ़ी होगी, क्या क्या, ग्रेविटेशनल, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर और वीक न्यूक्लियर। तो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है, फोर्स की एक कैटेगरी है। ऑलराइट, ओके, तो न्यूटन ने ये तो काफी पहले कहा था, 17th सेंचुरी में। उसको आगे अल्बर्ट आइंस्टाइन ने एक्सप्लेन किया अपनी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में। आइंस्टाइन ने कहा कि भैया ग्रेविटेशन जो होता है ना, ये कोई फोर्स वोर्स नहीं है, इट इज अ बेंड इन स्पेस टाइम। अब ये जेई सिलेबस में नहीं है, बट स्टिल मैं 1 मिनट लूंगा ताकि तुम्हें थोड़ा इंटरेस्ट इसमें डेवलप हो। आइंस्टाइन ने क्या कहा, आइंस्टाइन ने कहा जैसे मान लो एक गद्दा है, कुशन, हमने उसमें एक पत्थर रख दिया कुशन पर, तो जहां पर हमने पत्थर रखा, क्या कुशन वहां पे बेंड हो जाएगा ऐसा करके, एक डिप्रेशन क्रिएट हो जाएगा कुशन पे? क्या मैं कह सकता हूं जितना हैवी हम पत्थर रखेंगे उतना बड़ा वहां पे डेंट एक क्रिएट हो जाएगा? और अगर उसके बगल में तुमने एक मास छोटे से पत्थर को रख दिया, क्या वो पत्थर रोल करके इस पत्थर की तरफ नहीं आ जाएगा? आ जाएगा। तो न्यूटन ने जो कहा था वो कहा था कि दो मासेस में कुछ मैग्नेट टाइप का कुछ होता है कि दोनों एक दूसरे पे से चिपक जाती है, लेकिन आइंस्टाइन ने कहा ऐसा नहीं होता है। जो स्पेस टाइम है ना, उसको मासेस बेंड कर देती हैं। स्पेस टाइम क्या है, थोड़ा मैं, अगर चाहते हो कि मैं एक वीडियो बनाऊं इस पे छोटा सा तुमको समझाने के लिए, तो कमेंट में बताना, मैं इस पे अलग से वीडियो बना दूंगा। ऑलराइट, स्पेस टाइम को मासेस करती हैं बेंड, और उसके आसपास जो कोई मास है तो वो उस टनल में गिर जाता है। दैट्स हाउ अट्रैक्शन हैपेंस। बट एनीवे, भूल जाओ, ठीक है। हाँ, तो क्या बोल रहा था मैं, यस, एफ इज इक्वल टू जी m1 m2 बाय आर स्क्वायर, ये न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन होता है। फोर्स की कुछ कुछ प्रॉपर्टीज भी होती हैं, राइट? क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, ये हमेशा अट्रैक्टिव होता है, रिपल्सिव नहीं हो सकता। ठीक है, नेगेटिव मास होते नहीं है तो फोर्स रिपल्सिव ग्रेविटेशन का नहीं होता। इट फॉर्म्स एक्शन रिएक्शन पेयर, मतलब एक मास पर इधर लगेगा तो दूसरे मास पर इधर लगेगा, इक्वल एंड ऑपोजिट होता है। इट इज अ सेंट्रल फोर्स। सेंट्रल फोर्स मतलब क्या हुआ, अब दो बॉडीज हमने लिया, तो ये दोनों बॉडीज को जो लाइन ज्वाइन कर रहा है, दोनों के सेंटर को ज्वाइन करता हुआ, ये फोर्स इसी का लॉन्ग लगता है। दैट्स व्हाई वी कॉल दिस अ सेंट्रल फोर्स। ठीक है, इट डजंट डिपेंड अपॉन द मीडियम बिटवीन द टू बॉडीज। दो बॉडीज के बीच में क्या मीडियम है उस पर ये डिपेंड नहीं करता। मतलब दो बॉडीज के बीच में कुछ भी मीडियम हो सकता है। यहां पे मैंने वाटर अगर डाला तो भी यहां पर फोर्स क्या होगा, एफ। मैं यहां वाटर हटाकर मैं यहां पर एयर डाल दूं तो भी मीडियम वही रहेगा। यू कैन पुट अल्कोहल, तो भी फोर्स की वैल्यू वही रहेगी। फोर्स दो मासेस के बीच में कौन सा मीडियम है उस पर डिपेंड नहीं करता। इलेक्ट्रोस्टैट्स में पढ़ोगे कि ये डिपेंडेंस वहां होती है, दैट इज द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द मीडियम। जो लोग 12th में वो समझ रहे होंगे, जो 11th में है कोई दिक्कत नहीं है, अपना सर पीटना नहीं है, 12th में सीखोगे। ठीक है, इट इज द वीकेस्ट फोर्स इन द यूनिवर्स, बट इट बिकम्स वेरी सिग्निफिकेंट व्हेन इट कम्स टू बिगर सेलेशियल बॉडीज।
ग्रेविटेशनल फोर्स इज द ग्लू दैट बाइंड्स द यूनिवर्स टुगेदर। ग्रेविटी ना हो, सोलर सिस्टम बचेगा? अर्थ उधर, मरकरी उधर, वीनस उधर, कोई किसी के से जुड़ा नहीं रहेगा। ये जो पूरे यूनिवर्स को जो बाइंड कर करके ना, मिल्की वे गैलेक्सी एक साथ कैसे है, वो शेप मेंटेन कैसे कर पा रहा है, ये सब होता है ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण। ग्रेविटेशनल फोर्स अगर ना हो तो पूरा यूनिवर्स यहाँ का वहां हो जाएगा, एक साथ नहीं रह सकता यूनिवर्स। सो ग्रेविटी इज द ग्लू दैट बाइंड्स द यूनिवर्स टुगेदर। मैं हमेशा हमेशा कहता हूँ, ग्रेविटी एक तरह से एक इनविजिबल ग्लू है जो पूरे यूनिवर्स को बांध के रखती है। ग्रेविटी भले वीक हो, दो मासेस के बीच में तुम्हें दिखेगा भी नहीं, लेकिन जब बॉडीज बड़ी हो जाती है ना, ग्रेविटी बहुत स्ट्रांग हो जाता है। ग्रेविटी क्या होता है? प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मासेस। अगर दोनों मासेस बहुत बड़े हो जाएं, उनका प्रोडक्ट बहुत बड़ा हो जाता है। बिकॉज ऑफ दैट व्हाट हैपेंस? ग्रेविटेशनल फोर्स बिकम्स वेरी लार्ज। मैं भले इस पेन को उठा सकता हूं, अर्थ के कंपैरिजन में ये इसका मास काफी कम है, लेकिन जब अर्थ और सन की बात हो रही है, तो क्या तुम अर्थ को पुल कर सकते हो सन के ग्रेविटेशनल फोर्स के इफेक्ट से? नहीं, बिकॉज दैट फोर्स बिकम्स वेरी लार्ज। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। ठीक है, उसके बाद है द फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू बॉडीज इज इंडिपेंडेंट ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द थर्ड बॉडी। मतलब क्या हुआ? अगर यहां पर एक बॉडी है, यहां दूसरी बॉडी है, इसके इन दोनों के बीच में अगर फोर्स लग रहा है F, मैंने यहां तीसरी बॉडी को रख दिया, भले इन दोनों में इंटरेक्शन स्टार्ट हो जाएगा, यहां पर F1 लगेगा, यहां पर F1 लगेगा, इन दोनों के बीच में इंटरेक्शन शुरू हो जाएगा, F2 F2, लेकिन ये वैल्यूज चेंज नहीं होंगी। दीज वैल्यूज आर नॉट गोइंग टू चेंज। समझ आ रहा है? तो दो बॉडीज के बीच का फोर्स तीसरे बॉडी पे डिपेंड नहीं करता। और दिस फॉलोज द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। सुपरपोजिशन क्या हुआ? अगर एक बॉडी है, इसके अगल बगल कई सारी बॉडीज हमने रख दी, इन सब ने इस पे फोर्स लगाया। मान लो इसने लगाया F1, यहां पे इसने लगाया F2, यहां पर इसने लगाया F3। ठीक है, ऐसे बहुत सारी बॉडीज हैं। तो नेट फोर्स की जो वैल्यू होती है ना, दैट इज सुपरपोजिशन ऑफ ऑल द फोर्सेस। मतलब F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस, ऐसा करके सारे फोर्सेस यहां पर क्या हो गए? सुपर इंपोज हो गए। एक के ऊपर एक हमने सबको ऐड कर दिया, और यहां पर हमें मिल गया नेट फोर्स की वैल्यू। राइट? दिस इज कॉल्ड सुपरपोजिशन। ग्रेविटेशन फील्ड एंड ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी दो अलग अलग चीजें हैं। ग्रेविटेशन फील्ड क्या है? ग्रेविटेशनल फील्ड एक इफेक्ट है, एक इन्फ्लुएंस है। ग्रेविटेशन फील्ड इज एन इन्फ्लुएंस क्रिएटेड बाय मास। एक मास ने अपने आसपास ना एक इन्फ्लुएंस क्रिएट कर दिया कि वहां पे कोई भी आएगा, उस पर एक फोर्स लगना है। ऑलराइट? जैसे कर्फ्यू क्या है? अब कर्फ्यू लग गया कहीं पर, ठीक है, तो उसमें क्या है? अब कोई घर से बाहर निकलेगा तो पुलिस के डंडे पड़ेंगे। तो कर्फ्यू क्या है? एक इफेक्ट है। कर्फ्यू इज एन इफेक्ट, एक रूल है वहां पे जो लगा दिया गया है, भैया जो भी निकलोगे डंडे पड़ेंगे, घर से घर पे रहो। राइट? तो उसी तरीके से यहां पर ग्रेविटेशनल फील्ड जो है ना, दैट इज द इन्फ्लुएंस क्रिएटेड बाय मास अराउंड इटसेल्फ। एक मास अपने आसपास एक इन्फ्लुएंस क्रिएट करता है, ठीक है, और उस इन्फ्लुएंस में क्या होता है? कोई अगर दूसरा मास आ जाए उस एरिया में, उस पर फोर्स लगेगा, तो उस इन्फ्लुएंस को हम कहते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड। ठीक है, फिर आती है ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी। व्हाट इज ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी? ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी इज द मेजरमेंट ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड। ग्रेविटेशनल फील्ड को जब तुम मेजर करोगे, वो हो गई ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी। राइट? इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं हम? हमने कहा भैया इस एरिया में ना ग्रेविटेशनल फील्ड है, मतलब आई वेक्टर है, ये वेक्टर है बाय द वे। राइट? हमने क्या किया? यहां पर एक मास को रखा। ओके, हमने मास को रखा, मुझे मेजर करना है इस एरिया में, इस रीजन में ग्रेविटेशनल फील्ड कितना है, तो मैं एक मास को रखूंगा, और फील्ड में होने के कारण इस मास पर फोर्स लगेगा, एफ वेक्टर। तो फील्ड की वैल्यू कितनी होती है? एफ वेक्टर बाय मास। जितना फोर्स लगा उसे मास से डिवाइड कर दो, दैट इज द वैल्यू ऑफ फील्ड। और ग्रेविटेशनल फील्ड की जो वैल्यू होती है ना, दैट इज इक्वल टू व्हाट? दैट इज इक्वल टू फोर्स एक्टिंग ऑन ए मास पर यूनिट मास। मतलब अगर मैं एक यूनिट मास को यहां पर रखूं, मैं 1 kg के बॉडी को यहां पर रख दूं,
इस पर जितना भी फोर्स लगेगा दैट विल बी न्यूमेरिकली इक्वल टू द ग्रेविटेशनल फील्ड। न्यूमेरिकली क्यों कह रहा हूं? क्योंकि ग्रेविटेशनल फील्ड का यूनिट क्या है? न्यूटन पर केजी, और फोर्स की वैल्यू तो न्यूटन में होगी। तो जो भी रहे, यहां पर अगर इस पे 8 न्यूटन फोर्स लग रहा है तो मैं बोलूंगा फील्ड की वैल्यू है 8 न्यूटन पर केजी, राइट? सो फोर्स एक्टिंग ऑन ए यूनिट मास केप्ट इन ग्रेविटेशनल फील्ड is numerically equal to the gravitational field intensity. Clear? Next thing is gravitational potential energy. What is gravitational potential energy? Gravitational potential energy क्या है कि अगर हमारे पास कोई सिस्टम है, इफ यू हैव अ सिस्टम लाइक दिस, मान लो 4 मासेस है यहां पर, तो हम क्या करेंगे? सिस्टम को बनाने में जितना हमें वर्क लगेगा, द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू कंस्ट्रक्ट दिस सिस्टम बाय ब्रिंगिंग मासेस फ्रॉम इंफिनिटी। इंफिनिटी से हम क्या करेंगे? मासेस को बहुत धीरे धीरे लाएंगे और उसकी जगह पर रखेंगे। चारों मासेस पहले होंगे इंफिनिटी पर, एक मास को उठा उठा के धीरे से लाकर हम यहां रखेंगे, दूसरे मास को बहुत स्लोली यहां रखेंगे, तीसरे मास को यहां रखेंगे बहुत स्लोली, चौथे मास को लाकर यहां रखेंगे। तो ये मासेस को इनके रिस्पेक्टिव लोकेशन पर लाने में जो नेट वर्क हमें करना पड़ेगा, इन मासेस को स्लोली इनके रिस्पेक्टिव लोकेशंस पर लाने में जो हमें नेट वर्क करना पड़ेगा, दैट इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? किसी सिस्टम में जो एनर्जी स्टोर्ड होती है बिकॉज ऑफ इट्स पोजिशन और कॉन्फ़िगरेशन, राइट? तो किसी सिस्टम को बनाने के लिए, मान लो एक स्फीयर है, राइट? हमें उसे बनाने में जितना वर्क लगेगा, स्फीयर कैसे बनाओगे? इंफिनिटी से एक मास लाओगे, वहां पर रख दिया, दूसरा मास लाओगे, वहां पर रख दिया, बगल में फिर तीसरा चौथा, ऐसे बहुत सारे मासेस इंफिनिटी से हम स्टोरी लाएंगे। फिर जो सिस्टम बनेगा, दैट सिस्टम विल हैव सम एनर्जी जिसको हम कहते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, राइट? ऐसे समझ में नहीं आएगा? एक्सप्रेशन लिखता हूं, ज्यादा मजा आएगा। 2 पॉइंट मास सिस्टम, अगर 2 पॉइंट मासेस हैं तो इसके लिए क्या होती है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी? बहुत ही इजी है। m1 m2 अगर मासेस हैं, दोनों के बीच में सेपरेशन, अगर हमने कहा ये सेपरेशन यहां पर r है, देन व्हाट इज द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी? u से डिनोट करते हैं हम, दिस इज इक्वल टू माइनस जी m1 m2 डिवाइडेड बाय r। याद रखना, माइनस साइन बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल इज ऑलवेज नेगेटिव। हम अज्यूम करते हैं कि मासेस जब इनफाइनाइट डिस्टेंस दूर है, देन द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज 0। ओके, तो ये था ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी फॉर अ 2 पॉइंट मास सिस्टम। आई होप सबको ये पता है। और यहां कोई डायरेक्शन नहीं होता, राइट? नो डायरेक्शन। फॉर एन एन पार्टिकल सिस्टम, अगर एक एन पार्टिकल सिस्टम है, एक मिनट, अगर एक एन पार्टिकल सिस्टम है, देन व्हाट विल हैपन? अगर यहां पर बहुत सारे मासेस हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें यहां 2 मासेस का पेयर बनाना पड़ेगा। कोई भी 2 मास लो, इफ देयर आर n पार्टिकल्स, तो यहां पर कितने सारे पेयर्स पॉसिबल हैं? यहां पर nc2 पेयर्स पॉसिबल है। nc2 कितना हो गया? देयर इज n into n minus 1/2, देयर आर दीज मेनी पेयर्स पॉसिबल। और फिर क्या करना पड़ेगा? हमें 1 पेयर एट ए टाइम लेना होगा। मान लो ये मास मैंने कहा m1, ये मास कहा m2, ये मास कहा m3, ये डिस्टेंस जो हो गया दिस इज r12, ये डिस्टेंस हो गया क्या? r13। तो जब तुम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी लिखोगे तो यू शुड बी राइटिंग दिस एज माइनस जी m1 m2 डिवाइडेड बाय r12 माइनस जी m2 m3 डिवाइडेड बाय r23 एंड सो ऑन। दिस इज n पार्टिकल सिस्टम, राइट? तो ऐसे करके यहां पर क्या होने चाहिए? n इंटू n माइनस 1/2 टर्म्स होने चाहिए, ठीक है? इसके बाद जो टर्म आता है दैट इज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, ऑलराइट? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्या है? जस्ट अ सेकंड, लेट मी क्रिएट सम स्पेस। हेडिंग देते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, राइट? क्या है ये? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल बहुत आसान है। मतलब किसी रीजन में
अगर ग्रेविटेशनल फील्ड प्रेजेंट है, से ग्रेविटेशनल फील्ड यहां पर किसी रीजन में प्रेजेंट है, अगर मैं एक मास जो पहले इंफिनिटी पर था इसे इस पॉइंट तक किसी भी पॉइंट पी पर लाने की कोशिश करूंगा, इंफिनिटी से पॉइंट पी तक, तो ये मास अपने आप नहीं आ सकता, क्योंकि इस पर जैसे ही ये मास ग्रेविटेशनल फील्ड में आएगा उस मास पर फोर्स लगना शुरू हो जाएगा। तो मुझे अगर मास को स्लोली लाना है, जैसे मैं मास को यहां तक लाया, तो इस मास पर क्या होगा, एक ग्रेविटेशन फोर्स लगना शुरू हो जाएगा बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड। तो मुझे अगर इसे स्लोली मूव कराना है, मतलब इसको जीरो एक्सेलरेशन के साथ मूव कराना है, दैट मीन्स मुझे यहां पर क्या करना होगा, मुझे यहां पर एक्सटर्नल फोर्स लगाना होगा। और सिंस मैं मास को इंफिनिटी से पॉइंट बी तक ला रहा हूं एक्सटर्नल फोर्स के हेल्प से, तो क्या हो जाएगा, एक्सटर्नल फोर्स यहां पर कुछ वर्क करेगा। इसी एक्सटर्नल फोर्स के वर्क को अगर मैं मास से डिवाइड कर दूं, दिस इज नोन एज पोटेंशियल एट पॉइंट पी। मतलब पोटेंशियल कैसे डिफाइन करते हैं, एक मास को हम मतलब एक यूनिट मास को हम इंफिनिटी से किसी पॉइंट पी तक लाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड, बहुत ही स्लोली लाते हैं, एक्सटर्नल फोर्स लगाने की जरूरत पड़ेगी, उस एक्सटर्नल फोर्स ने जितना भी वर्क किया होगा पर यूनिट मास, दैट इज कॉल्ड द पोटेंशियल एट पॉइंट पी। एक्चुअली बोले तो दिस इज पोटेंशियल एट पी माइनस पोटेंशियल एट इंफिनिटी। पोटेंशियल एट इंफिनिटी इज डिफाइंड एज जीरो, दैट इज वाई इसको हम कहते हैं पोटेंशियल एट पॉइंट पी। ठीक है, इसमें एक और चीज हम कहते हैं कि अगर हम पॉइंट ए से पॉइंट बी पर किसी बॉडी को मूव कराते हैं, राइट, एक यूनिट मास को, एक कोई भी मास है मान लो एम, इसे मैं ए से बी तक मूव कराता हूं, तो पोटेंशियल ऐसा भी डिफाइन करते हैं, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इन मूविंग अ बॉडी फ्रॉम ए टू बी स्लोली, ये सारी मूवमेंट स्लो होती है, डिवाइडेड बाय एम, दिस इज नोन एज पोटेंशियल एट बी माइनस पोटेंशियल एट ए। Work done in slowly moving a mass from A to B divided by mass m. Work done in moving a unit mass from A to B slowly by external force is called the potential difference, मतलब VV minus VA। और पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है ना, ये रास्ते के इंडिपेंडेंट होता है, तुम किसी भी रास्ते से ए से बी पर जाओ ये वैल्यू सेम आने वाली है, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स कैसा होता है, कंजर्वेटिव होता है। ठीक है, फाइन, यहां तक इंश्योर करोगे चीजें समझ में आ रही है, राइट। तो यहां तक अगर समझ में आ चुका है, दिस इज केबीसी में होता है ना पहला पड़ाव, तो ये पहला पड़ाव है, यहां तक देखो कि इसके पहले जो बताया वो समझ में आना चाहिए। ठीक है, हम्म, सवाल क्या पूछे जाते हैं, सवाल अब पूछे जाते हैं कि भाई तुम्हें पोटेंशियल कभी कभी दिया रहेगा एज अ फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड, पोटेंशियल दिया हो सकता है एक्स स्क्वायर प्लस 2y प्लस 3z, एक्स स्क्वायर जेड प्लस वाई स्क्वायर एक्स प्लस जेड स्क्वायर वाई, कुछ भी फंक्शन एक्स वाई जेड के फॉर्म में दिया हो सकता है, इसलिए मैंने रिप्रेजेंट किया है। जहां पर पोटेंशियल दिया हो वहां पर हम फील्ड कैसे निकालते हैं, उसका तरीका बहुत ही सिंपल है, हमें क्या करना होता है, पार्शियल डिफरेंशिएशन करना होता है। हम क्या करेंगे, पोटेंशियल को पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे, एक्स के रिस्पेक्ट में, वाई के रिस्पेक्ट में और जेड के रिस्पेक्ट में। पार्शियल डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं, बाकी चीजों को मान लो कांस्टेंट, जिसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं बस उसी को मानना है वेरिएबल। ठीक है, वो डिफरेंशिएट करके वैल्यूज पुट कर देना, एक्स वाले के साथ आई कैप लगा दो, वाई वाले के साथ जे कैप और जेड वाले के साथ के कैप, यू विल गेट द आंसर। ठीक है, माइनस साइन लगाना मत भूलना, माइनस साइन नहीं लगाओगे दिक्कत हो जाएगी, राइट। और उसके बाद अगर तुमसे पूछे कि फील्ड बताओ 1,2,3 पे कितना होगा, तो मुझे पता है ना डेल बी बाय डेल एक्स क्या होगा, एक्स वाई जेड का फंक्शन होगा, तो जहां पे एक्स वाई जेड है उसमें वैल्यूज पुट कर दो, यू विल गेट द फील्ड एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट। क्लियर, ओके। ओके, केसेस वेयर फील्ड इज गिवन और पोटेंशियल कैलकुलेट करने बोले, तो हमने अभी क्या देखा, हमें पोटेंशियल दिया है, फील्ड कैलकुलेट करने पूछ रहा है। इसका उल्टा भी हो सकता है, तुम्हें फील्ड दे दे कि इट इज माइनस एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप माइनस जेड के कैप, बताओ पोटेंशियल क्या है एक्स वाई जेड पे। इसका भी एक सिंपल तरीका है, क्या तरीका है, इसका तरीका है कि अगर हमें आई की वैल्यू दी हो ना, कभी भी ऐसा दिया हो आई एक्स आई कैप प्लस आई वाई जे कैप प्लस
आई जेड के कैप। तो तुम क्या करना, v की वैल्यू हो जाती है माइनस इंटीग्रेशन ऑफ आई डॉट डी आर, राइट। आई की जगह क्या करना, ये आई कैप जे कैप के कैप वाली चीज यहां पुट कर देना। डी आर वेक्टर क्या होता है, डी आर वेक्टर इज अ स्मॉल चेंज। अब स्मॉल डिस्प्लेसमेंट होगा मतलब क्या हुआ, dx में भी थोड़ा चेंज, dy में भी थोड़ा चेंज, और z में भी चेंज विच इज dz। तो dr को हम क्या लिखते हैं, dx आई कैप प्लस dy j कैप प्लस dz के कैप, दिस इज dr। इसको उठा के वहां डाल देना, इसको उठा के हमें डाल देना है यहां पर, इसको उठाकर हमें डाल देना है यहां पर, ठीक है। सो व्हाट्स द वैल्यू ऑफ v, दिस इज इंटीग्रेशन ऑफ, वही माइनस आई डॉट, माइनस करोगे तो माइनस क्या हो जाएगा, आई एक्स डी एक्स प्लस आई वाई डी वाई प्लस आई जेड डी जेड। अब हमें करना है इसको इंटीग्रेट। अब आई एक्स आई वाई आई जेड क्या दिया हुआ है उसके हिसाब से हम इंटीग्रेट कर सकते हैं, राइट। और कई बार क्या होता है कि हमें कहा जाता है कि इंफिनिटी पे अगर पोटेंशियल जीरो ना हो तब क्या होगा, उसका भी सिंपल तरीका है। अगर इंफिनिटी पर पोटेंशियल जीरो है, यहां पर पोटेंशियल v है, अगर हमसे कहा गया कि भाई अगर हम इस पोटेंशियल को जीरो कर दें, इंफिनिटी का पोटेंशियल कितना होगा, तो बहुत ही सिंपल है। इसको जीरो करने के लिए हम क्या करेंगे, मान लो कि कोई बीच में पॉइंट है, यहाँ का पोटेंशियल v1 है, हमसे कहा गया भैया इसके पोटेंशियल को हमने जीरो मान लिया, बाकी का पोटेंशियल क्या होगा। तो बहुत ही सिंपल है, इसको जीरो कैसे करेंगे हम, इसको जीरो करने के लिए हम माइनस कर देंगे v। तो जो यहां पर किया वही काम हर जगह कर दो। अब यहाँ का पोटेंशियल माइनस v, यहाँ का पोटेंशियल v1 माइनस v, v1 माइनस v, और यहां का पोटेंशियल जीरो, ठीक है। दीज आर द पोटेंशियल्स एट डिफरेंट पॉइंट्स, ठीक है। कभी अगर ऐसा पूछे तो इस तरीके से काम करना, ओके। आई होप यहां तक सबको ठीक ठाक क्लैरिटी मिली है। अब हम देखेंगे ग्रेविटेशनल फील्ड और पोटेंशियल अलग अलग बॉडीज के कारण, अलग अलग बॉडीज के कारण ग्रेविटेशनल फील्ड पोटेंशियल कितना है वो देखते हैं। ड्यू टू अ पॉइंट मास, अगर एक पॉइंट मास है, इसकी वैल्यू m है, इसके कारण मान लो मुझे इस पॉइंट पर चाहिए व्हाट इज द ग्रेविटेशनल फील्ड, तो फील्ड की वैल्यू क्या होगी, फील्ड का डायरेक्शन होता है मास के तरफ, और वैल्यू कितनी होगी डिपेंड कर रहा है ये डिस्टेंस कितना है। मान लो ये डिस्टेंस मैं कहता हूं x, तो यहां पर जो फील्ड की वैल्यू होगी दैट इज इक्वल टू gm बाय एक्स स्क्वायर, ठीक है। और पोटेंशियल अगर हम निकालना चाहें यहां पर पॉइंट मास के लिए कितना होता है, माइनस gm बाय एक्स। ये तो एक मास को अगर मल्टीपल मासेस हो, अगर यहां पर हमने एक मास m1 रखा होता, यहां पर एक मास m2 रखा होता, मुझे यहां पर फील्ड चाहिए, तो फील्ड निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस मास का फील्ड कैलकुलेट करना पड़ेगा, इस मास का फील्ड हमें कैलकुलेट करना होगा, और फाइनली क्या करेंगे हम इन दोनों का निकाल लेंगे रिजल्टेंट, ठीक है। लेकिन पोटेंशियल के लिए हमें ऐसा कुछ भी नहीं करना। फॉर पोटेंशियल व्हाट विल यू डू, पोटेंशियल के लिए क्योंकि ये स्केलर क्वांटिटी होती है, वेक्टर तो होती नहीं है, तो इसके लिए हम दोनों के पोटेंशियल को निकालकर सीधा सीधा ऐड कर देंगे बिना किसी टेंशन के, जोड़ देना पोटेंशियल को, काम खत्म। जोड़ मतलब पोटेंशियल तो ऑलरेडी नेगेटिव होता है, तो नेगेटिव प्लस नेगेटिव वो करना है, ओके। तो पॉइंट मास के लिए हम इस तरीके से काम करते हैं, ऑलराइट। फील्ड की वैल्यू कितनी होगी gm बाय आर स्क्वायर, फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, पॉइंट मास यहां रखा है जहां पर है तुम्हारी तरफ, ऑलराइट, हमेशा मास के तरफ, दैट इज द डायरेक्शन ऑफ फील्ड। पोटेंशियल की वैल्यू कितनी होती है माइनस gm बाय आर, इट इज नेगेटिव, और पोटेंशियल का डायरेक्शन क्या होता है, क्या, नो डायरेक्शन, पोटेंशियल इज अ स्केलर क्वांटिटी, बढ़िया। तो रिजल्ट्स ध्यान में रखेंगे, सीधे सवाल पूछे जा सकते हैं, मल्टीपल पॉइंट मास सिस्टम से सवाल पूछे जा सकते हैं। तो ये दो चीजें तुम्हारे दिमाग में है, कोई दिक्कत नहीं होगी। फील्ड में क्या करना है हमको, वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन यूज करना है। अगर मल्टीपल मासेस हो, तो एक मास है तो कोई दिक्कत नहीं है, मल्टीपल है तो वेक्टर लॉज हमें यूज करने होंगे, ठीक है। फिर आता है यूनिफॉर्म रिंग। यूनिफॉर्म रिंग में क्या होता है, हमने एक रिंग लिया है, और उस रिंग में जो मास प्रेजेंट है वो कहां पर है, वो रिंग के
सरफेस पर प्रेजेंट है सारा मास, राइट। रिंग के सरफेस पर सारा मास प्रेजेंट है, और फिर क्या है, हमें एक पॉइंट पर फील्ड की वैल्यू निकालनी है। इस पॉइंट पर फील्ड कितना है ये देखना है हमें। तो फील्ड की वैल्यू क्या होती है, रिंग के लिए हम क्या करते हैं, वी टेक एन एलिमेंट, इस एलिमेंट के कारण हम क्या करेंगे, यहां पर डी आई निकालेंगे, ठीक है। इसके डायमेट्रिकली ऑपोजिट एक एलिमेंट होता है, जिसके कारण क्या होगा, जिसके कारण भी एक डी आई इधर आएगा। तो डी आई का जो है, जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, सिर्फ वही बचता है, और हम उसको इंटीग्रेट करेंगे तो फाइनली हमें वैल्यू कितनी मिलती है, माइनस जी एम एक्स डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर टू द पावर 3/2। ये हमें अच्छे से याद होना चाहिए, राइट। और इसमें एक चीज होती है, दैट ये जो आई है, इस आई को अगर तुम प्लॉट करोगे, आई वर्सेस एक्स, ये आई है, ये एक्स है, अगर हम इसको प्लॉट करेंगे मैग्नीट्यूड वाइज, ये ग्राफ ऐसा बनता है, मतलब ये मैग्नीट्यूड वाइज मैक्सिमम होता है किसी पॉइंट पर। ये कैसे निकलेगा, ये निकलने का तरीका है दैट डी आई बाई डी एक्स को हम कर लेंगे जीरो। डी आई बाई डी एक्स को अगर हमने जीरो कर दिया तो यहां से हमें एक्स की वैल्यू क्या मिलती है, एक्स की वैल्यू मिलती है हमें आर बाई रूट टू। मतलब एट अ डिस्टेंस ऑफ आर बाई रूट टू द वैल्यू ऑफ फील्ड इज मैक्सिमम, ठीक है। फील्ड के लिए मैक्सिमम आता है एक्स इक्वल टू आर बाई रूट टू पर, ये चीज हम याद रखेंगे। पोटेंशियल क्या होता है, डिस्टेंस एक्स पर। अब बाय द वे एक्स को अगर हम जीरो पुट करें, मतलब इसके सेंटर पर फील्ड की वैल्यू कितनी होगी, जीरो होना भी चाहिए। एक रिंग के सेंटर पर क्या होगा, हर तरफ से मास फील्ड क्रिएट कर रहा होगा, हर पॉसिबल डायरेक्शन में, हो गया ना सेंटर पे फील्ड। अब इधर से भी कोई खींच रहा है, इधर से भी खींच रहा है, तो जीरो, कैंसिल। पोटेंशियल का क्या, पोटेंशियल तो यहां पर होता है माइनस जीएम बाय रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो माइनस जीएम बाय रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर है। तो अच्छा एक चीज मैं बता दूं, जैसे ये हमने लिखा ना, अगर कभी कभी क्या होता है ना, पोटेंशियल किसी एक ही फंक्शन का वेरिएबल होता है, मान लो एफ आर है, सिर्फ आर ही वेरिएबल है, तो इस केस में हम क्या करते हैं, फील्ड की वैल्यू लिख देते हैं माइनस ऑफ डीवी बाई डी आर, क्योंकि यहां पे डेल करो डी करो एक ही बात है। मतलब इस वेरिएबल का रिस्पेक्ट में अगर हम डिफरेंशिएट कर दें तो काम हो जाएगा। सेम तरीके से यहां पर भी देख सकते हो, पॉइंट मास के लिए भी कर सकते हैं ना। पोटेंशियल को अगर यहां पर मैं माइनस डीवी बाई डी एक्स लिखूं, करके देख लो, क्या ये फील्ड आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। यहां पर भी तुम माइनस डीवी बाई डी एक्स निकाल सकते हो, शायद मेरे पीछे जा रहा होगा, करके देख लो, यू विल बी गेटिंग दिस। तो पोटेंशियल यहां कैसे निकालते हैं, हम एक छोटा सा मास लेते हैं, उस मास का डिस्टेंस यहां से कैलकुलेट करेंगे, वो रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होता है। मैं इस रिंग पर कोई भी मास लूं, सबका डिस्टेंस इस वाले पॉइंट से रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर ही होगा, राइट। और डिस्टेंस अगर हमें मास मान लो डीएम पता है, तो मैं पोटेंशियल क्या लिख दूंगा, माइनस जी डीएम डिवाइडेड बाय रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। इंटीग्रेट कर दो बाकी सब चीजें बाहर, डीएम का इंटीग्रेशन एम, तो इट इज माइनस जीएम बाय रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, काम खत्म, ठीक है। तो ये रिजल्ट ध्यान में रखना, आई डोंट थिंक इसमें कोई परेशानी तुम्हें होगी। यूनिफॉर्म डिस्क, डिस्क में क्या होता है, द मास इज डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द सर्फेस, पूरे सर्फेस पर मास की डिस्ट्रीब्यूशन होती है। डिस्क के लिए क्या करते हैं हम, इसमें मल्टीपल रिंग्स यहां पर एज्यूम करते हैं, और उसके बाद जो रिजल्ट आता है वो क्या आता है, माइनस टू जी एम बाय आर स्क्वायर इंटू वन माइनस एक्स बाय रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो इसको याद ऐसे लिख सकते हो कि ये जो वैल्यू है ना सेकंड वाली, ये जो सेकंड वाली वैल्यू है, दिस इज नथिंग बट कॉस थीटा। ये जो वैल्यू है ना, ये दिस इज नथिंग बट कॉस थीटा। क्या है थीटा, थीटा होता है ये वाला एंगल, माइनस टू जी एम बाय आर स्क्वायर इंटू वन माइनस कॉस थीटा। ये कब होता है एप्लीकेबल, व्हेन एक्स इज नॉट इक्वल टू जीरो। और जब एक्स इक्वल टू जीरो हो जाए, मतलब हम इसके सेंटर पर चले जाएं, तो फील्ड की वैल्यू क्या हो जाती है, जीरो। ये बुक्स में लिखा नहीं होता नॉर्मली, ध्यान देना, क्योंकि सेंटर पर अगर हम जाएंगे ना, तो सेंटर पे मैंने पॉइंट किया, तो यहां पर तुम कोई भी रिंग लो, हर रिंग के कारण यहां पर फील्ड जीरो होना चाहिए, ठीक है। तो अगर मैं रिंग के रेडियस को बढ़ाता जाऊंगा, तो कोई भी रिंग हो, सारा रिंग जब यहाँ पे फील्ड जीरो क्रिएट कर रहा है, तो इंटीग्रेट करने पर भी क्या आना चाहिए, जीरो आना चाहिए, ठीक है।
पोटेंशियल की वैल्यू क्या होती है डिस्टेंस x पर, ये सारे x के लिए वैलिड है, इट इज -2gm/r², √x² प्लस r² माइनस x। ठीक है, अ वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट। अगेन तुम डिराइव कर सकते हो कैसे, यहां पर मान सकते हो मल्टीपल रिंग्स। मैं डेरिवेशन के तरीके बता देता हूं, अभी डिराइव करने पे तो बहुत टाइम चला जाएगा, जेई ऐसे भी डेरिवेशन नहीं पूछने वाला है। ये रिजल्ट्स डिराइव करने के लिए आना चाहिए। लोग कहते हैं सर फिजिक्स में याद क्यों करें, याद हम इसलिए करेंगे क्योंकि हमें डेरिवेशन आना चाहिए, लेकिन स्मार्टनेस वो नहीं है कि तुम एग्जाम में भी जाकर डिराइव कर रहे हो बैठ के। जब तुम डिराइव करोगे तब तक तुम्हारा कॉम्पिटिटर 5 क्वेश्चन कर चुका होगा। क्या तभी हम दिखाएं कि अरे मुझे डेरिवेशन आता है, देखो जेई वाले बोलेंगे मुझे क्या, तुमने तो आंसर आंसर मार्क ही नहीं किया। तो वैसा ज्ञान किसी काम का नहीं है जो हमें अभी नंबर ना दिला पाए। अनफॉर्चुनेटली दैट इज द वे हाउ यू विल बी जज्ड। तुम्हारी वैल्यूएशन वैसे ही होगी, तो हमें जल्दी से आंसर लाने के लिए रिजल्ट्स दिमाग में रखने होंगे। ठीक है, चलो। यूनिफॉर्म रॉड, फाइनाइट एंड इनफाइनाइट। एक यूनिफॉर्म रॉड है, मास एम लेंथ एल का। अगर हमने एक पॉइंट लिया इसके लाइन के अलोंग यहां पर, देन द फील्ड इज कैलकुलेटेड हाउ, एक छोटा एलिमेंट ले लो उसके कारण फील्ड निकाल लो एंड इंटीग्रेटेड थ्रू आउट द रॉड। आई की वैल्यू आती है gm/x इंटू एल प्लस एक्स, मतलब gm/ ये डिस्टेंस डिवाइडेड बाय एल प्लस एक्स ये डिस्टेंस, मतलब इन दोनों डिस्टेंसेस को मल्टीप्लाई करके नीचे में डाल दो, दैट इज गोइंग टू बी द डिनोमिनेटर। जीएम तो रहेगा ही न्यूमरेटर में। सेकंड केस है, अगर हमने पॉइंट को लिया परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कहां पर है, ये है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ठीक है, दिस इज 90 डिग्रीज, इसने रॉड को बाइसेक्ट किया हुआ है, ये दोनों एंगल्स अल्फा अल्फा सेम आएंगे, तो इधर क्या होगा, इधर ये रहेगा। आई की वैल्यू आती है 2g लैम्डा साइन अल्फा डिवाइडेड बाई डी। अल्फा क्या है, अल्फा इज द एंगल सबटेंडेड बाय दिस एंड हियर, यहां पर। ये याद रखो, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। अल्फा तुम निकाल सकते हो, अगर ये l/2 है, ठीक है, ये d है, सो व्हाट इज साइन अल्फा, यू कैन फाइंड आउट l/2 डिवाइडेड बाय √l/2² प्लस d²। ठीक है, वो लिखेंगे तो फिर आंसर कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, हमें याद रखने के लिए इसे सिंपल फॉर्म में याद रखना होगा। तो आई की वैल्यू आती है 2g लैम्डा साइन अल्फा बाय डी। और अगर हम इनफाइनाइट रॉड की बात करें, ये बहुत ही इजी हो जाता है। फॉर इनफाइनाइट रॉड व्हाट हैपेंस, इनफाइनाइट रॉड के लिए अल्फा की वैल्यू क्या हो जाती है 90, मतलब ये एक इनफाइनाइट रॉड है, इसके दोनों एंड्स इंफिनिटी पर हैं, तो ये एंगल भी उधर चला गया लगभग 90, इधर का भी एंगल 90। तो इस केस में इफ यू फाइंड द फील्ड एट दिस पॉइंट, क्या हो जाएगा, अल्फा को 90 पुट कर दो, दैट इज 2g लैम्डा बाय डी। डी क्या है, ये, ठीक है। सो लैम्डा इज दिस, लैम्डा इज द मास पर यूनिट लेंथ ऑन द रॉड। तो ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स थे, इनको जरूर दिमाग में रखना। ऑलराइट, बेस्ट तरीका होता है बैठ कर रट्टा नहीं मारना है, हमें कुछ सवाल सॉल्व कर लेने हैं। एक बार तुम कुछ क्वेश्चन कर लोगे ना, वो दिमाग में अच्छे से तुम्हारे फिट हो जाएगा। ऑलराइट, ओके, मूविंग ऑन। हॉलोस्फीयर, हॉलोस्फीयर हमें पता है आउटसाइड पॉइंट्स के लिए कैसा बिहेव करता है। अगर मैं फील्ड की बात करूं तो फील्ड हो जाएगा कितना, gm/m is the mass. Let us say this hollow sphere has mass m and radius r. So it is gm/x²। किसके लिए, x ग्रेटर देन r के लिए। x ग्रेटर देन r के लिए मतलब मैं आउटसाइड पॉइंट की बात कर रहा हूं, यहां पर तुमने कोई पॉइंट लिया, सो ये पूरा का पूरा मास कैसा बिहेव करेगा, एज अ पॉइंट मास प्लेस्ड एट द सेंटर। ठीक है, तो पोटेंशियल भी कितना होना चाहिए, -gm/x। ये चीज कब वैलिड है, व्हेन x इज ग्रेटर देन r। ठीक है, उसके बाद आता है x लेस देन r की वैल्यू। x लेस देन r में क्या होगा, अगर हम अंदर में आ गए तो मास इनक्लोज तो जीरो हो जाता है। अगर मैंने यहां पर एक गॉसियन सरफेस बनाया, ठीक है, सो देयर इज नो मास इनक्लोज्ड इनसाइड इट, क्योंकि
हॉलोस्फीयर में सारा का सारा मास होता है सरफेस पर, तो यहां पर क्या हो जाएगा, फील्ड की वैल्यू 0, पोटेंशियल की वैल्यू क्या होती है अंदर वाले पॉइंट के लिए, माइनस GM/r। इस चीज को ध्यान रखना, अंदर वाले पॉइंट पे क्या होता है, जो पोटेंशियल सेंटर पर होता है वही पोटेंशियल किसी और पॉइंट पर भी होगा, क्योंकि फील्ड 0 है। फील्ड इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल, फील्ड 0 है, पोटेंशियल कहां से चेंज होगा, ऑलराइट, सो दैट बिकम्स 0। फील्ड इज 0 तो पोटेंशियल हो गया कांस्टेंट। और एक चीज ध्यान रखना, यहां पर एक चेंज रहता है, x इक्वल टू r अगर हम करें तो फील्ड की वैल्यू क्या होती है, सरफेस के जस्ट अंदर 0 होती है, सरफेस के जस्ट बाहर कितनी होगी, GM/r²। तो सरफेस की बात करें तो इन दोनों का एवरेज हो जाता है, दैट इज GM/2r²। ये फील्ड में बस अंतर आता है, पोटेंशियल में कोई अंतर नहीं होता। पोटेंशियल जस्ट अंदर भी माइनस GM/r है, जस्ट बाहर भी लगभग माइनस GM/r ही होगा, देयर इज नो सडन जंप। लेकिन फील्ड के केस में एक सडन जंप होता है, तो सडन जंप वाले केस में बाउंड्री की वैल्यू क्या होती है, लेफ्ट हैंड लिमिट प्लस राइट हैंड लिमिट डिवाइडेड बाय 2। अभी के लिए जान लो ऐसा होता है, ऑलराइट। तो होलोस्फीयर में क्या देखा हमने, आउटसाइड पॉइंट एक पॉइंट मास की तरह है, इनसाइड पॉइंट पे फील्ड 0 होता है, पोटेंशियल हर जगह कांस्टेंट जिसकी वैल्यू होती है माइनस GM/r, राइट। तो सॉलिड स्फीयर में क्या हुआ, मास इज एंटायरली प्रेजेंट, पूरे वॉल्यूम में मास प्रेजेंट है, और its mass is m, radius is r. So if you talk about an outside point, ये फिर से कैसा बिहेव करेगा, ये बिहेव करेगा पॉइंट मास प्लेस्ड एट द सेंटर, वैसा। तो आउटसाइड पॉइंट के लिए क्या होगा, फील्ड की वैल्यू हो जाएगी फिर से GM/x², पोटेंशियल की वैल्यू हो जाएगी माइनस GM/x, GM/x² माइनस GM/x, दिस इज पोटेंशियल, ऑलराइट। ओके, x लेस देन r के लिए क्या होगा, x लेस देन r के लिए हो जाएगा, अगर हमने x लिया है जो r के अंदर, मतलब हम इनसाइड पॉइंट की बात कर रहे हैं, इसमें क्या करेंगे हम, क्योंकि इतना ही मास इनफ्लोस होगा फील्ड निकालने में, तो हमें इतने ही मास का यूज करना है। तो इनसाइड पॉइंट के लिए फील्ड क्या होती है, GMx/r³। और इनसाइड पॉइंट के लिए पोटेंशियल क्या होता है, ये ध्यान रखना, ये काफी बच्चे भूल जाते हैं। ये तो हो गई फील्ड, पोटेंशियल होता है माइनस GM/2r³ इंटू 3r² माइनस x²। ये होता है पोटेंशियल फॉर एन इनसाइड पॉइंट। इनसाइड पॉइंट पर पोटेंशियल थोड़ा सा अलग होता है, तो उसको हम ध्यान में रखेंगे। पोटेंशियल अगर तुम सेंटर पे देखो, सेंटर पर फील्ड 0, पोटेंशियल की वैल्यू कितनी होती है, माइनस 3GM/2r, राइट। ओके, और यहां सरफेस का कोई लफड़ा नहीं है, बस हमें ध्यान रखना है आउटसाइड पॉइंट के लिए तो कोई दिक्कत नहीं है, पॉइंट मास। इनसाइड पॉइंट के लिए फील्ड की वैल्यू होती है GMx/r³, पोटेंशियल होता है माइनस GM/2r³ इंटू 3r² माइनस x²। और अगर हम इसे प्लॉट करें, इफ यू प्लॉट फील्ड वर्सेस x, तो सेंटर पर 0, पहले लीनियर वेरिएशन है प्रोपोर्शनल टू x, और बाहर पॉइंट के लिए 1/x² टाइप का है, तब ये ऐसा जाएगा। फील्ड का मैग्नीट्यूड मैक्सिमम कहां पर होता है, एट द सरफेस, ठीक है। तो ये था सॉलिड स्फीयर। ये सॉलिड स्फीयर बहुत काम का है, ये क्योंकि प्लैनेट स्फीयर्स माने जाते हैं, सॉलिड स्फीयर माने जाते हैं, तो ये रिजल्ट तुम्हें बार बार आता हुआ दिखने वाला है, ओके। आ ही गया एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होती है, कोई भी प्लैनेट हो, ठीक है, कोई भी प्लैनेट हमने लिया, इस प्लैनेट के सरफेस के पास, या हमने इसके थोड़ा सा दूर कोई भी पॉइंट लिया, ठीक है, सो दिस पॉइंट इज नियरली एट द सरफेस, चलो यहां ले लेते हैं, ऑलमोस्ट सरफेस पर है। तो मैंने कोई मास यहां पर अगर रखा m, इस प्लैनेट का मास हमने कहा कैपिटल M, और इस प्लैनेट के रेडियस को हमने कहा r, तो इस स्मॉल m पर कितना फोर्स लगेगा, क्योंकि स्मॉल m इस स्फीयर के बाहर है, तो स्फीयर के बाहर में हम मान सकते हैं कि ये स्फीयर एक पॉइंट मास है अपने सेंटर पर, तो फोर्स की वैल्यू हो जाएगी कितनी,
जी एम एम डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। और अगर ये अर्थ है मान लो, तो हम क्या बोलते हैं, दिस इज द फोर्स अप्लाइड बाय द अर्थ ऑन दिस बॉडी, एफ। क्या इसी फोर्स को हम वेट कहते हैं? वेट ऑफ द बॉडी क्या होता है? द अमाउंट ऑफ फोर्स दैट द अर्थ अप्लाइज ऑन द बॉडी। तो अगर अर्थ ने बॉडी पर इतना फोर्स लगाया, तो ये बॉडी का वेट हो गया, इसी को हम mg बोलेंगे ना। तो यहां से g की वैल्यू कितनी आती है? g की वैल्यू आती है gm बाय आर स्क्वायर। दिस इज कॉल्ड एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण, अब ये क्या है, इसको तुमने मास, फोर्स को मास से डिवाइड कर दिया ना, तो ये जो आता है दिस इज एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और जब जी एम और आर की वैल्यू पुट करोगे, फॉर अर्थ दिस कम्स आउट टू बी 9.8 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। राइट? अलग अलग प्लैनेट के लिए वैल्यू अलग अलग भी हो सकती है। अलग अलग प्लैनेट के लिए क्या हो सकता है, तुम्हें मास पुट करना पड़ेगा, आर की वैल्यू पुट करनी होगी, ठीक है। और यहां पर देख सकते हो, अगर तुमने अर्थ के मास को मान लो सेम रखा और रेडियस को कम कर दिया, what will happen to the acceleration due to gravity? You can see that g is inversely proportional to r square. तो रेडियस के घटाने से g की वैल्यू क्या हो जाएगी? इंक्रीज। सिमिलरली अगर मैं अर्थ की डेंसिटी को सेम रखूं, जो यहां पर डेंसिटी है वही डेंसिटी मैं यहां पर रखूं, what will happen to the acceleration due to gravity? सिंपल है, g की वैल्यू क्या होती है? जी एम बाय आर स्क्वायर, राइट? m की वैल्यू क्या हो जाएगी? रो 4/3 पाई आर क्यूब बाय आर स्क्वायर। तो ये प्रोपोर्शनल किसके हो गया? डेंसिटी इंटू आर के। मतलब अगर मैं डेंसिटी कांस्टेंट रखूंगा, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज प्रोपोर्शनल टू आर। अगर मैं मास कांस्टेंट रखूंगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। ये चीज अच्छे से दिमाग में डाल लो। और अगर मैं डेंसिटी कांस्टेंट रख के रेडियस को कम करूंगा, तो यहां पर देख सकते हो, इस केस में अगर डेंसिटी कांस्टेंट है, देन जी इज प्रोपोर्शनल टू आर। आर घटाएंगे, जी भी घटेगा। लेकिन अगर मास कांस्टेंट हमने रखा, तो जी को बढ़ाए, मतलब आर को घटाएंगे तो जी की वैल्यू बढ़ेगी, राइट? तो जी में कुछ वेरिएशंस भी होते हैं। जी में क्या वेरिएशन है? अलग अलग वेरिएशन होते हैं। अगर हम अर्थ के सरफेस के ऊपर चले जाएं, राइट, एच हाइट ऊपर चले जाएं अर्थ के सरफेस के, तो जी की वैल्यू क्या हो जाती है? जी इज इक्वल टू, मतलब जो भी सरफेस पर, मतलब यहां पर मान लो जी डैश हो गया, तो व्हाट इज जी डैश? जी डिवाइडेड बाय 1 प्लस एच बाय आर, राइट? और इसी को हम अप्रोक्सीमेट कर सकते हैं। इफ एच इज वेरी वेरी लेस देन आर, तो क्या होता है? जी डैश की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली कितनी हो जाएगी? जी इंटू 1 माइनस 2h बाय आर। जी डैश इज जी इंटू 1 माइनस 2h बाय आर, राइट? ओके। और भी वेरिएशंस है, लेट अस चेक। और क्या क्या वेरिएशंस हैं? अगर हम अर्थ के अंदर चले जाएं, इन वन केस इफ यू गो डेप्थ डी इनसाइड द अर्थ, तो यहां पर फील्ड क्या होती है? यहां पर फील्ड हो जाएगी जी इंटू 1 माइनस डी बाय। ये सब इजीली प्रूव कर सकते हो। कैसे? बाय यूजिंग द रिजल्ट ऑफ अ सॉलिड स्फीयर। सॉलिड स्फीयर में देख लेना, ये डिस्टेंस कितना बचेगा? आर माइनस डी। तो इनसाइड पॉइंट के फील्ड में इसको डाल देना, यू विल गेट द आंसर। स्मॉल जी इज द फील्ड एट द सरफेस। एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज सिंपली ग्रेविटेशनल फील्ड, राइट? और तीसरा इफेक्ट आता है अर्थ के रोटेशन के कारण। अगर अर्थ में रोटेशन हो रहा है, अर्थ इज रोटेटिंग लाइक दिस ओमेगा से, तो अगर हम मान लेते हैं दैट एट ए लैटिट्यूड थीटा, राइट, थीटा लैटिट्यूड पर अगर कोई पॉइंट है, तो यहां पर ग्रेविटी कितनी रहेगी? यहां पर ग्रेविटी रहती है जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये जो एक्सेलरेशन, जो रोटेशन का इफेक्ट सबसे ज्यादा होता है, वो कहां पर होता है? दैट हैपेंस एट द इक्वेटर। इक्वेटर पर
रोटेशन का इफेक्ट सबसे ज्यादा होगा। रोटेशन का इफेक्ट कहां नहीं होगा? पोल्स पर नहीं होगा। तो हम अर्थ के सरफेस से ऊपर जाएंगे तो भी ग्रेविटी कम होगी। हाइट अगर रेडियस की कंपैरिजन में बहुत छोटा हो तो अप्रोक्सीमेट कर लेना इस तरीके से। अर्थ के अंदर जाएंगे तो यही फॉर्मूला होता है, दिस इज नॉट अप्रोक्सीमेशन। सेंटर पर जाएंगे तो जी जीरो हो जाएगा। और अर्थ के रोटेशन का इफेक्ट देखें तो दिस इज द इफेक्ट ऑफ रोटेशन, जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर कॉस स्क्वायर थीटा। ओमेगा की वैल्यू क्या होगी अर्थ के लिए? अर्थ के लिए ओमेगा हो जाएगा 2 पाई/24 आवर्स, 24 इंटू 60 रेडियन पर सेकेंड। अर्थ का ओमेगा बहुत कम होता है, इसीलिए ये वैल्यू काफी छोटी होती है। रेडियस ज्यादा होता है बट स्टिल ओमेगा स्क्वायर इज वेरी स्मॉल। तो रोटेशन का इफेक्ट उतना ज्यादा अर्थ पर नहीं होता। ओके, देन कम्स स्केप वेलोसिटी। मतलब किसी भी प्लैनेट से अगर मैं एक पर्टिकुलर स्पीड से ज्यादा पर किसी बॉडी को प्रोजेक्ट करूं, सो दिस विल नेवर रिटर्न बैक। उस वेलोसिटी को हम क्या कहते हैं? स्केप वेलोसिटी। ये प्रोजेक्शन हम इधर भी कर सकते हैं, ये किसी भी एंगल पर कर सकते हो। एंगल मैटर नहीं करता। मैटर क्या करता है? मैटर ये करता है कि ये बॉडी कभी लौट के ना आए, ये बॉडी कहां पहुंच जाए? इंफिनिटी पर पहुंच जाए। तो अभी एनर्जी कितनी है? इफ दिस मास इज m, दिस मास इज स्मॉल m, तो अभी पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी? -gmm/r। काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी? हाफ m स्केप वेलोसिटी का स्क्वायर। और ये चला जाना चाहिए इंफिनिटी पर। तो दो बॉडीज इनफाइनाइट डिस्टेंस दूर हैं, पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो गई। ये जस्ट पहुंच जाए इंफिनिटी पर, काइनेटिक भी जीरो हो जाएगा। तो यहां से स्केप वेलोसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं, कितनी आती है? √2gm/r। ठीक है, और gm/r² g होता है, तो इसे √2gr भी लिख सकते हैं। और अर्थ के लिए जब ये वैल्यूज पुट करोगे, ये लगभग कितनी आती है? 11.15 किलोमीटर पर सेकेंड। इतनी वेलोसिटी से ज्यादा वेलोसिटी पर अगर हम कुछ चीज को प्रोजेक्ट करें अर्थ से, तो वो कभी वापस लौटकर अर्थ पर नहीं आएगा। ठीक है, एक्चुअली हमें उससे ज्यादा से प्रोजेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि बीच में एटमॉस्फेयर भी है, थोड़ा बहुत एनर्जी वो भी खा जाएगा, राइट। और ये अलग अलग प्लैनेट के लिए अलग अलग होता है। अगर हम जुपिटर की बात करें तो इट इज ऑलमोस्ट 60 किलोमीटर्स पर सेकेंड, राइट। तो ये कौन कौन चीजों पर डिपेंड कर रहा है? ये प्लैनेट के मास पर डिपेंड कर रहा है। मास ज्यादा होगा तो उसकी वेलोसिटी ज्यादा होगी, और जितना कम रेडियस होगा उतनी ज्यादा स्केप वेलोसिटी होगी। ऑलराइट, सो दिस वाज द कांसेप्ट ऑफ स्केप वेलोसिटी। एंगल कुछ भी हो सकता है, कॉस साइन थीटा में नहीं लेना, बिकॉज वी आर डीलिंग इन टर्म्स ऑफ एनर्जी। एनर्जी बॉडी के डायरेक्शन पर डिपेंड नहीं करती, किधर भी बॉडी को फेंके काइनेटिक एनर्जी तो उतना ही होना है जब तक स्पीड कांस्टेंट है। द नेक्स्ट पार्ट दैट वी आर गोइंग टू सी इज मोशन ऑफ सैटेलाइट्स। सैटेलाइट्स जब किसी भी प्लैनेट के चारों तरफ घूमते हैं तो उनका मोशन कैसा होता है, और उनकी वेलोसिटी कितनी होती है? क्या हर वेलोसिटी पे सैटेलाइट का मोशन पॉसिबल है, या कोई पर्टिकुलर वेलोसिटी होती है? सैटेलाइट की एनर्जी कितनी होती है? ये पार्ट हम इस सेगमेंट में देखने वाले हैं। तो सैटेलाइट जब भी एक ऑर्बिट में प्लैनेट के चारों तरफ घूम रहा होता है, जैसे मून को ले लें या किसी भी आर्टिफिशियल सैटेलाइट को ले लें, तो उसका पाथ लगभग लगभग सर्कुलर होता है। ऑलराइट, ये मैंने आगे बताया हुआ ऑलरेडी। एनीवे, सो दिस कुड बी सम प्लैनेट। ये मान लो अर्थ है, ठीक है, ये अर्थ है। अर्थ के चारों तरफ अगर सैटेलाइट घूम रहा है, सैटेलाइट के मास को मैं कहता हूं स्मॉल एम, अर्थ के मास को मैं कहता हूं कैपिटल एम। आर विच इज स्मॉल आर, दैट इज द रेडियस ऑफ द ऑर्बिट। ठीक है, तो इस समय क्या होगा? सैटेलाइट पर क्या क्या फोर्सेस लग रही होंगी? सैटेलाइट बिकॉज सर्कुलर ऑर्बिट में घूम रहा है, तो इस पे एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता हुआ दिखेगा। कितना? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होगा mv0² r। और प्लैनेट इसे अपनी तरफ पुल भी कर रहा होगा, gmm डिवाइडेड बाय r² से। तो इन दोनों फोर्सेस को अगर हम बराबर कर दें तो हमें कौन सी वेलोसिटी मिल जाएगी? ऑर्बिटल वेलोसिटी मिल जाएगी। ठीक है, ये हो जाएगा mv²/r के बराबर। तो स्मॉल m देख सकते हो यहां पर कैंसिल हो जाएगा, एक r भी कैंसिल हो जाएगा। दिस विल गिव यू द वैल्यू ऑफ v नॉट लिखेंगे, तो v नॉट की वैल्यू हमें मिल जाएगी
रूट ओवर GM बाय R। एक चक्कर काटने का टाइम कितना होगा? टाइम तुमको पता है 2πr/v0, राइट? तो टाइम की वैल्यू आ जाती है 2πr⁴ डिवाइडेड बाय रूट ओवर GM। m मतलब मास ऑफ द प्लैनेट, ठीक है? सैटेलाइट के मास के इंडिपेंडेंट है, कोई भी सैटेलाइट घूमे उसके मास से फर्क नहीं पड़ता, वो कितने रेडियस के ऑर्बिट में है इस बात से फर्क पड़ता है। तो यहां पर यू कैन सी दैट t² इज प्रोपोर्शनल टू r³। तो मुझे अगर दो सैटेलाइट का रेडियस दिया हो तो मैं टाइम पीरियड का रेशियो निकाल सकता हूं। t1/t2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? r1/r2 टू द पावर 3/2, ठीक है? तो ये रेशियोज यहां से निकल सकते हैं। क्लियर? उसके बाद सैटेलाइट की एनर्जी की बात होती है। सैटेलाइट के लिए अगर मैं टोटल एनर्जी कैलकुलेट करूं, टोटल एनर्जी क्या हो जाएगी? पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। सो व्हाट इज पोटेंशियल एनर्जी? माइनस GMM डिवाइडेड बाय R। और व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी? हाफ m v0²। जब दोनों को ऐड करोगे, v0 की वैल्यू यहां पर पुट करोगे, यू विल बी गेटिंग व्हाट? माइनस GMM डिवाइडेड बाय 2R। और हम यहां से देखते हैं दैट मैग्नीट्यूड ऑफ एक मिनट, हम यहां देखते हैं कि काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू क्या हो जाती है? मैग्नीट्यूड ऑफ टोटल एनर्जी के बराबर होती है, विच इज इक्वल टू हाफ द मैग्नीट्यूड ऑफ P। और जैसे जैसे सैटेलाइट के रेडियस को हम बढ़ाते जाएंगे, यहां से काइनेटिक एनर्जी चेक करो, ये कितना आ रहा है? ये वाली वैल्यू v0 की वैल्यू पुट करोगे, दिस इज GMM डिवाइडेड बाय 2R। तो जैसे जैसे रेडियस को बढ़ाते जाओगे, काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू कम होती जाएगी। व्हाट अबाउट टोटल एनर्जी? क्योंकि टोटल एनर्जी नेगेटिव है, यहां पर माइनस GMM/2R हो रहा है, तो रेडियस बढ़ाने से टोटल एनर्जी की वैल्यू बढ़ती है, बिकॉज देयर इज अ नेगेटिव साइन। सेम हैपेंस फॉर पोटेंशियल एनर्जी। तो ध्यान रहे, अगर हम रेडियस को इंक्रीज करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सैटेलाइट विल डिक्रीज, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सैटेलाइट विल इंक्रीज, और टोटल एनर्जी ऑफ द सैटेलाइट विल ऑल्सो इंक्रीज। ठीक है? तो ये बात हमेशा ध्यान में रखना। और अलग अलग रेडियस के लिए क्या होगा? ये अलग अलग हमें टाइम पीरियड मिल जाएगा सैटेलाइट का, राइट? यहां मैंने अर्थ के रोटेशन को कंसिडर नहीं किया है, लेकिन बहुत सारे ऐसे सवाल होते हैं जहां पर अर्थ के रोटेशन को भी कंसिडर किया रहता है। ठीक है? तो पहले हम जान लेते हैं यहां पर हमारे पास जो सैटेलाइट्स हैं वो कौन से ऑर्बिट्स में घूम सकते हैं। तो सैटेलाइट्स जो होते हैं ना, ये दो तरह के ऑर्बिट्स में घूमते हैं। ये हो गया नॉर्थ एंड साउथ, राइट? एक क्या होगा? नॉर्थ साउथ पोल के ऊपर ऐसे चक्कर काट रहा है, ठीक है? तो इसको कौन सा ऑर्बिट कहते हैं हम? दीज आर कॉल्ड पोलर ऑर्बिट्स। पोल के चारों तरफ घूम रहा है तो क्या नाम बोलेंगे? पोलर बोलेंगे। और ये इक्वेटर के चारों तरफ घूम रहा है, दिख रहा है ये दिस ऑर्बिट। अब सेंस ऑफ रोटेशन कुछ भी हो सकता है, ऐसे भी घूम सकता है, उल्टा भी घूम सकता है। So such orbits are called equatorial orbits. पोलर ऑर्बिट हो गया पोल के चारों तरफ, और इक्वेटर के चारों तरफ क्या हो गया? इक्वेटोरियल ऑर्बिट। तो दोनों ऑर्बिट के अपने अपने सिग्निफिकेंस है। पोलर ऑर्बिट में क्या होता है? सैटेलाइट्स को अर्थ के सरफेस के कुछ 100-200 किलोमीटर ऊपर डाल दिया जाता है, ताकि वो एक दिन में अर्थ के कई सारे चक्कर काट ले। ठीक है? अर्थ भी घूम रहा है, सैटेलाइट भी घूम रहा है, तो वो उसका पूरा फुटप्रिंट जो है वो पूरे अर्थ तक चला जाता है, वो पूरे अर्थ पे ट्रैक कर सकता है कि कहां पे क्या हो रहा है। लेकिन जो इक्वेटोरियल ऑर्बिट्स में सैटेलाइट्स होती है ना, उनका रोल थोड़ा अलग होता है। जैसे इक्वेटोरियल ऑर्बिट में क्या होता है? अगर तुम ऊपर से देख रहे हो तो तुम्हें अर्थ की मूवमेंट पे यहां पर देखनी होगी। यहां पर अर्थ भी कुछ ओमेगा से घूम रहा है ना, और जो तो जिस सैटेलाइट को तुमने प्लेस किया है इक्वेटोरियल ऑर्बिट में, मैं टॉप व्यू से मतलब देख रहा हूं, ये हो जाएगा मान लो नॉर्थ पोल। तो सैटेलाइट क्या हो सकता है? यहां पर या तो ऐसे घूम सकता है या फिर उल्टा घूम सकता है, राइट? तो कई बार ऐसे सवाल पूछे जाते हैं कि सैटेलाइट एट अ टाइम किसी एक पॉइंट के ठीक ऊपर है, कितनी देर के बाद
वो वापस से उस पॉइंट के ऊपर आएगा, उसी पॉइंट के ऊपर वापस से कितनी देर के बाद आएगा, ये हमसे पूछा जा सकता है। तो इस सवाल को हम कैसे करेंगे? इसको करने का बहुत आसान तरीका होता है। जब अर्थ और सैटेलाइट सेम तरफ मूव कर रहे हो ना, तो हम लिखते हैं ओमेगा एस प्लस, सॉरी, जब अर्थ और सैटेलाइट सेम तरफ मूव कर रहे हो, सेम तरफ में क्या करेंगे हम? माइनस दिस थिंग इंटू टाइम t1 इज इक्वल टू 2 पाई। जब दोनों सेम डायरेक्शन में घूम रहे हो, और अर्थ के लिए ओमेगा के रेडियन पर आवर में लिख देना 2 पाई/24, दैट वुड बी इजियर। और अगर अर्थ और सैटेलाइट दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में घूम रहे हो, तभी हम क्या करते हैं? तब हम कर देते हैं ओमेगा एस प्लस ओमेगा ई इंटू t2 इक्वल्स टू 2 पाई। ये कौन सा कंडीशन में? ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो ऑपोजिट डायरेक्शन और सेम डायरेक्शन की जो मूवमेंट होती है, उसमें अलग अलग आंसर आते हैं। T1 क्या है? T1 इज द टाइम आफ्टर विच, मतलब जैसे ये सैटेलाइट मान लो यहां पर है, ठीक है, सैटेलाइट यहां पर है, अर्थ का एक पॉइंट P यहां पर है, तो बोला जाएगा कितने टाइम के बाद ये सैटेलाइट वापस से पॉइंट P के ऊपर आ जाएगा। तो इसके दो आंसर हो सकते हैं। अगर दोनों अर्थ और सैटेलाइट सेम सेंस में घूम रहे हैं, वेस्ट टू ईस्ट, तो आंसर T1 हो जाएगा। अगर सैटेलाइट और अर्थ ऑपोजिट डायरेक्शन में घूम रहे हैं, तो आंसर हो जाएगा T2। ऐसे सवाल पूछकर फंसाया जाता है, लेकिन इसको देखने के बाद आई एम वेरी श्योर कि सब यहां कंफ्यूज नहीं होंगे आपके बाद से, ठीक है? तो इस चीज को ध्यान में रखना, और सब कुछ को ना रेडियन पर आवर में लिख लेना, ठीक है? सैटेलाइट का मान लो मुझे टाइम पीरियड पता चल गया, अर्थ का टाइम पीरियड पता है 24 आवर्स, तो वहां से काम बन जाता है। बढ़िया, चलो। राइट, अच्छा, इसके लिए मैं एक चीज बता दूं यहाँ। तो इसके लिए क्या करोगे? यू कैन राइट 1 बाय टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट माइनस 1 बाय टाइम पीरियड ऑफ अर्थ, कितना हो जाएगा? 24 आवर्स, इज इक्वल टू 1/T1 फॉर दिस केस। और इस केस के लिए क्या लिखोगे? 1 बाय टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट, बिकॉज ओमेगा एस क्या हो गया? 2 पाई/ts, तो 2 पाई सबका कैंसिल, तो 1/ts प्लस 1/24 इज इक्वल टू 1/T2। ये कौन सा डायरेक्शन का हो गया? ऑपोजिट डायरेक्शन के लिए। ये कंडीशन कौन सा डायरेक्शन के लिए हो गई? सेम डायरेक्शन के लिए। तो ये सिंपल सा टेक्निक यूज करके हम आराम से क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। ऐसे सवाल मोर और लेस हर साल पूछे जाते हैं, राइट? मूविंग ऑन, केपलर्स लॉज ऑफ प्लैनेटरी मोशन। केपलर ने जो लॉज दिए थे प्लैनेटरी मोशन के, तो वो लॉज क्या थे? केपलर ने 3 लॉ दिए थे। केपलर वॉज अ जीनियस, जिसने काफी पहले अपने लॉज दिए थे, जिसके बेसिस पर प्लैनेट्स के मूवमेंट को, प्लैनेट्स की ऑर्बिट क्या होगी, टाइम पीरियड क्या होगा, ये सारी चीजों का एस्टिमेशन किया गया। ओके, तो केपलर ने क्या क्या लॉज दिए थे? केपलर के लॉज थोड़े अलग थे, जो अब तक तुमने पढ़ा है उससे थोड़ा अलग है। केपलर ने जो लॉ दिया था, सबसे पहला लॉ था जिसको हम कहते हैं लॉ ऑफ ऑर्बिट्स। क्या कहते हैं? लॉ ऑफ ऑर्बिट्स। केपलर का लॉ था कि सोलर सिस्टम में जो प्लैनेट्स सन के अराउंड घूमते हैं ना, वो सर्कुलर ऑर्बिट में नहीं घूमते। वो कौन सी ऑर्बिट में घूमते हैं? इलिप्टिकल ऑर्बिट में घूमते हैं। मतलब प्लैनेट्स मूव अराउंड द सन इन इलिप्टिकल ऑर्बिट। सोलर सिस्टम की बात करें तो ये ज्यादा इलिप्टिकल नहीं होता, मतलब देयर इज हार्डली, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल वाले में हार्डली कुछ 1-2% का अंतर होता है, दैट इज वेरी लेस, लेकिन स्टिल द ऑर्बिट इज इलिप्टिकल, ठीक है? और सन कहां पर होता है? सन इलिप्टिकल ऑर्बिट के दोनों फोकस में से किसी एक फोकस पर होता है। वैसे इलिप्स की प्रॉपर्टी सबको पता होगी। इलिप्स के पास 2 फोकस होते हैं, राइट? कोई भी पॉइंट हम लें, तो यहां से जो डिस्टेंस है और यहां से जो डिस्टेंस है, इन दोनों का सम इस पूरे इलिप्स के लिए कांस्टेंट रहेगा। मतलब मैं यहां पर भी पॉइंट लूं, तो ये जो डिस्टेंस होगा और ये जो डिस्टेंस होगा, दोनों का सम हम ले, दैट इज गोइंग टू बी अ कांस्टेंट। तो ये पॉइंट क्या हो जाएगा? ये दोनों पॉइंट फोकस होंगे। तो इनमें से किन्हीं 2 पॉइंट्स, किसी एक पॉइंट पर सन प्रेजेंट हो सकता है। मान लो मैं कहता हूं कि सन इज प्रेजेंट एट दिस फोकस, और प्लैनेट का मूवमेंट कैसा होगा? प्लैनेट विल मूव इन दिस इलिप्टिकल ऑर्बिट, राइट?
और इस इलिप्टिकल ऑर्बिट में क्या होगा, ये जो पॉइंट है दिस इज द क्लोजेस्ट पॉइंट, और ये जो यहां दिख रहा है पॉइंट दिस इज द फर्देस्ट। ओके, क्लोजेस्ट पॉइंट क्या है, क्लोजेस्ट पॉइंट इज कॉल्ड पेरीहीलियम। पेरीहीलियम, पी से पास वाला, पी से पेरीहीलियम, और दूर वाला पॉइंट क्या हो गया, एपहीलियम। पेरीहीलियन और एपीलियन दो पॉइंट्स होते हैं, क्लोजेस्ट और फारदेस्ट। सर्कल होता तो क्या होता, सन सेंटर पे होता, प्लैनेट सर्कल सर्कुलर ऑर्बिट में घूम रहा होता, रेडियस तो हर जगह कांस्टेंट होता है। लेकिन यहां पर बात थोड़ी अलग होती है। क्या होता है, प्लैनेट्स क्या होते हैं, एक पॉइंट पर सन से सबसे ज्यादा दूर हो जाते हैं और एक पॉइंट पर सन के थोड़ा पास रहते हैं। ठीक है, तो एपहीलियन और पेरीहीलियन दो पॉइंट्स होते हैं, राइट। तो ये था केपलर का लॉ कि प्लैनेट्स इलिप्टिकल ऑर्बिट में घूमते हैं और सन कहां पर प्रेजेंट होता है, फोकस पर। ठीक है, सेकंड है लॉ ऑफ एरियाज। लॉ ऑफ एरिया क्या कहता है, द एरिया स्वेप्ट बाय द रेडियस वेक्टर पर यूनिट टाइम इज कांस्टेंट। तो रेडियस वेक्टर क्या हुआ, रेडियस वेक्टर इज इफ द सन इज प्रेजेंट हियर, प्लैनेट मान लो इस पॉइंट पर है, तो सन और प्लैनेट को ज्वाइन करने वाला जो वेक्टर है ना, दिस इज कॉल्ड रेडियस वेक्टर। इस रेडियस वेक्टर की वैल्यू क्या होगी, हर पॉइंट पर चेंज होगी, और जैसे जैसे प्लैनेट मूव करेगा इस रेडियस वेक्टर का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चेंज होगा। तो हम कहते हैं कि t1 टाइम में या टाइम t में, चलो ये कहते हैं इट हैज टेकन टाइम t, और ये प्लैनेट मूव करके इस पोजीशन पर आ गया। लेट अस से दिस वाज पोजीशन A एंड दिस वाज पोजीशन B। तो ये जो एरिया बचा है ना, ये एरिया इसने स्वीप कर दिया। लेट अस से दिस एरिया इज A1। मतलब जैसे झाड़ू लेके स्वीप करते हैं ना, वैसे यहां पर रेडियस वेक्टर ने कुछ एरिया पे झाड़ू मार दिया होगा यहां तक आते आते। सो दैट इज कॉल्ड द एरिया स्वेप्ट बाय द रेडियस वेक्टर। और सेकेंडली लेट अस से इट इज एट पॉइंट सी, और हमने टाइम टी के बाद देखा ये मूव करके पॉइंट डी पे आ गया, राइट। तो यहां पर इसने जो एरिया स्वीप किया रेडियस वेक्टर में, दिस एरिया इज A2। तो ऐसा कहा गया है कि A1 शुड बी इक्वल टू A2। मतलब रेडियस वेक्टर स्वीप्स इक्वल एरिया इन इक्वल टाइम इंटरवल। ठीक है, और ये जो एरिया है ये किसके बराबर होता है, मतलब ये जो dA by dt है, एरिया स्वेप्ट पर यूनिट टाइम, दिस इज कांस्टेंट, एंड दिस इज इक्वल टू व्हाट, एंगुलर मोमेंटम ऑफ द प्लैनेट डिवाइडेड बाय ट्वाइस मास ऑफ द प्लैनेट। एंगुलर मोमेंटम ऑफ द प्लैनेट कहां के अबाउट, अबाउट द सन, क्योंकि हर पॉइंट पर क्या हो रहा है, द फोर्स एक्टिंग ऑन द प्लैनेट इज पासिंग थ्रू द सन, राइट। तो देयर इज नो टॉर्क एक्टिंग ऑन द प्लैनेट अबाउट द सन, फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन ही सन के थ्रू है ना, तो देयर विल बी नो टॉर्क अबाउट द सन। इसका मतलब एंगुलर मोमेंटम विल बी कंजर्व्ड। तो एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट है, प्लैनेट का मास भी कांस्टेंट है, तो dA by dt भी क्या हो जाएगा, dA by dt will also be constant। dA by dt कांस्टेंट आ गया तो काम हो गया, we can say that the aerial velocity is constant, right। And finally the probably the most important one, this is called law of time periods। इसके हिसाब से किसी भी इलिप्टिकल ऑर्बिट में ये जो A होता है ना, मतलब ये दिस इज कॉल्ड द सेंटर ऑफ द इलिप्स, और यहां पर दो फोकस होते हैं, लेट्स कॉल देम F1 एंड F2। तो इलिप्स के सेंटर से यहां तक का जो डिस्टेंस होता है ना, दिस इज कॉल्ड A। व्हाट इज A, द लेंथ ऑफ सेमी मेजर एक्सिस। द मेजर एक्सिस इज दिस, ये क्लास 12th में पढ़ोगे सब लोग डिटेल में। ये है मेजर एक्सिस और ये है माइनर एक्सिस।
तो मेजर एक्सिस का जो आधा होता है ना, दैट इज कॉल्ड द सेमी मेजर एक्सिस। तो ए को कहते हैं द लेंथ ऑफ सेमी मेजर एक्सिस। तो कोई भी प्लैनेट हो जो इस ऑर्बिट में घूम रहा है ना, इफ इट्स टाइम पीरियड इज टी, तो इसका कहना है कि स्क्वायर ऑफ द टाइम पीरियड इज प्रोपोर्शनल टू ए क्यूब। और एक्चुअली अगर रिजल्ट जानना चाहो तो टाइम पीरियड की वैल्यू होती है 2 पाई ए टू द पावर 3/2 डिवाइडेड बाय रूट ओवर जी इंटू मास ऑफ द सन। ये जो पहले डिराइव किया था ना हमने प्लैनेट सैटेलाइट सिस्टम के केस में, वहां पे आर था, यहाँ पर ए है। ये आराम से तुम डिराइव कर सकते हो। कमेंट से मुझे बताना कि किस तरीके से तुम इस चीज को डिराइव करोगे, तो मैं किसी वीडियो में इसको बताऊंगा। बट ये आराम से डिराइव हो सकता है यूजिंग द सेकंड लॉ ऑफ केपलर। ठीक है, इतना मैं हिंट देके यहां पर छोड़ रहा हूं। इलिप्टिकल ऑर्बिट, तो जैसे मैंने बताया था, पेरीहीलियन और एपीलियन, क्लोजेस्ट पॉइंट और फार्देस्ट पॉइंट। मान लो सन यहां पर है, तो इसमें क्या होगा, एंगुलर मोमेंटम विल बी कंजर्व्ड। मतलब जो एंगुलर मोमेंटम प्लैनेट का एक जगह पर है वो हर जगह पर होगा। तो मैं अगर एपीलियन पे बात करूं, यहां पर वेलोसिटी क्या होगी, लेट अस से इट इज v1। और पेरीहीलियन पर मैं बात करूं, यहां पर वेलोसिटी v2 है, राइट। ये जो डिस्टेंस होगा सन मतलब एपीलियन पे डिस्टेंस, ये कितना हो जाएगा, a टाइम्स 1 प्लस ए प्लस ए। और ये जो बाकी है ये कितना हो जाएगा, a इंटू 1 माइनस ई, राइट। सो व्हाट डू वी हैव, m v1 a इंटू 1 प्लस ई इक्वल्स m v2 a इंटू 1 माइनस ई। ये एक रिलेशन हो गया। और दोनों जगहों पे एनर्जी भी क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। मतलब माइनस जी एम एम बाय, मतलब मैं इस पॉइंट की एनर्जी लिखूं तो क्या हो जाएगा, a इंटू 1 प्लस ई प्लस हाफ एम v1 स्क्वायर इक्वल्स इसकी टोटल एनर्जी जो यहां पर है, राइट। सो वो हो जाएगा माइनस जी एम एम डिवाइडेड बाय a इंटू 1 माइनस ई प्लस हाफ एम v2 स्क्वायर। हमने ये पहला इक्वेशन कहां से निकाला, एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन अबाउट द सन। जो एंगुलर मोमेंटम एपीलियन पे होगा वही होगा पेरीलियन पर। एपीलियन पर डिस्टेंस मैक्सिमम हो जाता है तो वेलोसिटी क्या हो जाती है, मिनिमम। पेरीहिलियन पर क्या होता है, डिस्टेंस हो जाता है लीस्ट, तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी, मैक्स, राइट। दिस इज गोइंग टू बी द टोटल एनर्जी। तो इन दोनों को सॉल्व करके तुम देख सकते हो, टोटल एनर्जी फिर से उतना ही आता है, माइनस जी मास ऑफ द सन मास ऑफ द प्लैनेट डिवाइडेड बाय 2a, माइनस जी एम एम बाय 2a। इलिप्टिकल ऑर्बिट के लिए भी टोटल एनर्जी उतनी ही आती है जितना बाकी केसेस में आता है। वेलोसिटी थोड़ी अलग है, v1 की वैल्यू आती है रूट ओवर जी एम बाय ए, मिनिमम है तो 1 माइनस सी ऊपर 1 प्लस सी नीचे, ठीक है। और v2 क्या है, ये मैक्स वेलोसिटी है, इसी को फ्लिप कर दो, रूट ओवर जी एम बाय ए, ऊपर क्या आ जाएगा 1 प्लस सी, नीचे क्या आ जाएगा 1 माइनस ई, राइट। दीज आर द वैल्यूज ऑफ v1 एंड v2। क्लियर, चलो तो इसको ध्यान रखना, ये रिजल्ट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इलिप्टिकल ऑर्बिट में भी जो टाइम पीरियड होता है दैट इज, मैंने बताया पहले 2 पाई रूट ओवर, मतलब 2 पाई ए टू द पावर 3/2 डिवाइडेड बाय रूट ओवर जीएमएस, ऑलराइट। और एनर्जी की बात करें तो टोटल एनर्जी होती है माइनस जीएमएम बाय 2a। और जो वेलोसिटीज होती हैं पेरीहिलियन पे और एपीलियन पे, वो हम आराम से इन्हीं दोनों एक्सप्रेशन से, ये इक्वेशन नंबर 2, इन्हीं दोनों एक्सप्रेशन से हम डिराइव कर सकते हैं। इजी है, रूट ओवर जीएम बाय ए, आर तो होता नहीं है तो ए डाल देंगे। मिनिमम वाले में क्या कहेंगे, 1 माइनस ई ऊपर 1 प्लस ई नीचे। मैक्सिमम वाले में क्या करेंगे, 1 प्लस ई ऊपर 1 माइनस ई नीचे। इतना बस याद रखो, दिस विल बी वेरी इजी, ऑलराइट। 1 प्लस ई ऊपर 1 माइनस ई नीचे, 1 माइनस ई ऊपर 1 प्लस ई नीचे। बस इसको तुम्हें बाइफरकेट कर लेना है कि कौन से वैल्यू में क्या जाने वाला है, राइट। बढ़िया। प्रोजेक्शन ऑफ वेरियस वेलोसिटीज, तो मैं यहां पर पूरा चैप्टर ही कवर कर रहा हूं। जिसने ये देख लिया उसको ग्रेविटेशन में कुछ और क्वेश्चंस बस करने की जरूरत पड़ेगी। वी आर टचिंग एवरी थियरी पोर्शन।
तो अगर n को मैं मतलब यहां पर हमने प्रोजेक्ट किया 90 डिग्री पर और हमने n को रखा लेस देन 1, तो व्हाट आर द पॉसिबिलिटीज? थोड़ी वेलोसिटी हमने देकर प्रोजेक्ट किया होगा, हो सकता है ये अर्थ पर गिर जाए। लेकिन अगर हम सफिशिएंट वेलोसिटी दे देंगे, मान लो ये अर्थ को स्केप कर रहा है, इफ n इज लेस देन 1, it will go in an elliptical orbit, right, with the earth's center being at the farther focus। मतलब ये जो इलिप्स बनेगा ऐसे, राइट, इसमें बॉडी को तुमने यहां से प्रोजेक्ट किया, इस इलिप्स के दो फोकस हो सकते हैं। अर्थ कौन से फोकस पे होगा? दूर वाले फोकस पे। अर्थ मतलब अर्थ का सेंटर, अर्थ विल बी प्रेजेंट एट दैट फोकस। एंड व्हाट सॉर्ट ऑफ ऑर्बिट आर वी एक्सपेक्टिंग? इलिप्टिकल ऑर्बिट। मतलब किसी बॉडी को अर्थ के चारों तरफ घुमाने के लिए हमें ऑर्बिटल वेलोसिटी की ही जरूरत पड़े, ये जरूरी नहीं है। ठीक है, अगर हमने n को 1 कर दिया, मतलब दिस बिकम्स रूट ओवर जी आर, उस केस में जो वेलोसिटी रहेगी वो क्या हो जाएगी? दैट विल बिकम सर्कुलर। इस केस में वी आर एक्सपेक्टिंग सर्कुलर ऑर्बिट, राइट। व्हाट अबाउट वेलोसिटी बिटवीन, मतलब n को 1 और 2 के बीच में रखें, तो इसमें क्या होता है? इट अगेन गोज इन एन इलिप्टिकल ऑर्बिट, ये फिर से इलिप्टिकल ऑर्बिट में ही जाएगा। लेकिन इस बार क्या होगा? इस बार अर्थ विल बी एट द नियरर फोकस। अगर हमने n को 1 मतलब n को लेस देन 1 रखो या n को 1 और 2 के बीच में रखो, द ऑर्बिट इन बोथ ऑफ दीज केसेस, द ऑर्बिट इज गोइंग टू बी इलिप्टिकल। अंतर क्या होता है? वेलोसिटी कम हो तो अर्थ इज एट द फर्दर फोकस, वेलोसिटी अगर ज्यादा हो अर्थ इज एट द नियरर फोकस, ये अंतर होता है बस। ठीक है, ज्यादा वेलोसिटी मतलब सेंटर पास आ गया, वैसे याद रखो। ठीक है, और अर्थ के रिस्पेक्ट में अगर इलिप्टिकल ऑर्बिट हो ना, तो अगर मान लो अर्थ का सेंटर यहां पर है, सो द नियरर पॉइंट इज कॉल्ड पेरिजी। ठीक है, और जो दूर वाला पॉइंट है दैट इज कॉल्ड अपोजी। बढ़िया। एंड इफ n इज इक्वल टू 2, चलो एक n इक्वल टू 2 वाला केस ले लेते हैं, तो उस केस में क्या होगा? द बॉडी विल स्केप, क्योंकि ये स्केप वेलोसिटी रूट ओवर 2 g r हो जाएगा, स्केप वेलोसिटी के बराबर। सो द बॉडी स्केप्स, और जब बॉडी स्केप कर रहा होता है, दिस पाथ इज व्हाट? पैराबोलिक। ये पाथ होता है पैराबोलिक, क्योंकि अगर बॉडी एक क्लोज पाथ में घूम रहा है तो दो ही पॉसिबिलिटीज है, या तो सर्कल होगा या फिर एलिप्स होगा। अगर बॉडी एक ओपन पाथ पर जा रहा है तो हम कह सकते हैं कि द पाथ विल बी पैराबोलिक और हाइपरबोलिक। तो n इक्वल टू 2 पर बॉडी स्केप कर जाएगा, द पाथ विल बी पैराबोलिक। और एक केस हम ले सकते हैं n ग्रेटर देन 2, इसमें भी बॉडी स्केप कर जाएगा, लेकिन जो यहां पर पाथ बनेगा दैट पाथ विल बी हाइपरबोलिक। ये सब जेई मेन के लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, जो लोग एडवांस के लिए सोच रहे हैं उनको ये सब चीजें समझ में आनी चाहिए, राइट। तो चलो एक अच्छा रिफ्रेशर मिला है तुमको। अब इसमें डिटेल में अगर तुम्हें वीडियो चाहिए तो मैं बना सकता हूं, बट यू हैव टू लेट मी नो। ठीक है, चलो पहले इतने अपने पल्ले पड़ाओ, उसके बाद मैं बाकी ज्ञान दूंगा तुम्हें। बाइनरी स्टार सिस्टम, बाइनरी स्टार सिस्टम क्या होता है? ये एक ऐसे स्टार सिस्टम की बात कर रहा है जहां पर एक स्टार के अराउंड नॉर्मली क्या होता है? काफी सारे प्लैनेट्स होते हैं। लेकिन बाइनरी स्टार सिस्टम में क्या होता है कि जो दो स्टार्स हैं वो आपस एक दूसरे के अराउंड ही घूम रहे होते हैं। ठीक है, कोई प्लैनेट मिला नहीं तो बोला चलो भाई हम ही दोनों दोस्त हैं आपसे। वो दोनों क्या करते हैं? अपने सेंटर ऑफ मास के अबाउट ऐसे करके घूम रहे होते हैं, राइट। तो सेंटर ऑफ मास इनका कहां पर होगा? जैसे ये है सेंटर ऑफ मास, दिस इज द सेंटर ऑफ मास। तो ये कैसे घूमेंगे? ये ऐसे घूमेंगे ताकि ये हमेशा क्या रहे? अपने एक दूसरे के डायमेट्रिकली ऑपोजिट रहे, राइट। ये यहां पे आएगा तो ये यहां पे आएगा, मतलब दोनों का क्या सेम होना चाहिए? दोनों का टाइम पीरियड या फिर एंगुलर वेलोसिटी सेम होनी चाहिए, राइट। तो बाइनरी स्टार सिस्टम में क्या होता है? बोथ शुड हैव द सेम टाइम पीरियड और ओमेगा, राइट।
तो फोर्सेस यहां पर हम क्या करेंगे, पहले तो सेंटर ऑफ मास का डिस्टेंस निकालते हैं। अगर दोनों स्टार्स के बीच का डिस्टेंस d है तो पहले वाले स्टार से सेंटर ऑफ मास कितनी दूरी पर होगा? सेंटर ऑफ मास का तो कैलकुलेशन हमें पता है, m2d by m1 plus m2 इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है मासेस के। और r2, what is r2? r2 is this, r2 is m1d by m1 plus m2, as simple as that, right? So यहां पर क्या क्या हमें बैलेंस करना है? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बाहर लग रहा है विच इज m1, लेट अस से ये ओमेगा से घूम रहा है इसके अबाउट, सो m1 ओमेगा स्क्वायर r1 शुड बी इक्वल टू gm1 m2 by r स्क्वायर। तो यहां से हम r1 की r स्क्वायर या फिर d स्क्वायर लिख देते हैं बिकॉज हमने d यूज किया है, राइट? तो m1 की वैल्यू यहां पर पुट कर दो, सो दिस बिकम्स m1 m2 क्या हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर d डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। तो ये एक्चुअली म्यू ओमेगा स्क्वायर डी हो जाता है। म्यू इज व्हाट, द रिड्यूस्ड मास ऑफ द सेटअप। ये रिड्यूस्ड मास कई बार फिजिक्स में आता है, इसके बहुत ही जबरदस्त एप्लीकेशंस होते हैं फिजिक्स में। कई बार हम डिफिकल्ट सवालों को रिड्यूस मास की हेल्प से बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ओके, सो जब इसको सॉल्व करोगे ना, मतलब इन दोनों को इक्वेट करोगे तो चलो इन दोनों को क्यों करें, वो दोनों तो सेम ही है। इन दोनों को हम इक्वेट करेंगे, m1 m2 कैंसिल हो जाएगा, राइट? m1 m2 विल गेट कैंसल्ड एंड हमें ओमेगा की वैल्यू क्या मिल जाएगी? ओमेगा की वैल्यू में मिल जाएगी रूट ओवर जी m1 प्लस m2 डिवाइडेड बाय d क्यूब, जिसकी वैल्यू 2 पाई बाई टी हो जाएगी, राइट? और इस सिस्टम की अगर हम टोटल एनर्जी कैलकुलेट करें, टोटल एनर्जी क्या हो जाएगी? पहले ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस जी, क्या क्या हो जाएगा, m1 m2 डिवाइडेड बाय डी प्लस हाफ m1 ओमेगा स्क्वायर r1, सॉरी m1 हाफ इंटू m1 इंटू ओमेगा r1 का स्क्वायर प्लस हाफ m2 ओमेगा r2 का स्क्वायर, राइट? बहुत ही इजी है, वैल्यू पुट करो, ये ओवरऑल आ जाता है माइनस जी m1 m2 डिवाइडेड बाय 2d। वही टाइप का घिसा पीटा एक्सप्रेशन जो बार बार हम देखते आ रहे हैं, यहां भी आता है, राइट? तो ये एनर्जी है बाइनरी स्टार सिस्टम के लिए, फाइन। तो जो रिजल्ट्स अलग अलग केसेस में आ रहे हैं उनको प्लीज याद रखना। डेरिवेशन हमें पता होना चाहिए, मैं बार बार कहता हूं, बट रिजल्ट हमें याद होना चाहिए बिकॉज एग्जाम में हमें 2 मिनट के अंदर रिजल्ट सोचना होता है, सही रिजल्ट सोचना होता है, आंसर भी निकालना होता है। तो ये पता हमको होने चाहिए, तो हमारे पास एक अलग से नोट्स होने चाहिए जिसमें हम रिजल्ट्स अच्छे से लिख के रखें, ठीक है? अब आते हैं प्रैक्टिस क्वेश्चन पे। तो हमने थ्योरी का जो पार्ट था वो कवर कर लिया, राइट? विल सॉल्व सम क्वेश्चंस नाउ। तो क्वेश्चन में है, इफ द डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड द सन वेयर हाफ ऑफ इट्स प्रेजेंट वैल्यू, तो नंबर ऑफ डेज इन एन ईयर वुड हैव बीन। तो अर्थ और सन का डिस्टेंस अगर अभी के डिस्टेंस का हाफ होता, तो ये तो सीधा सवाल पूछा है ना, ये सारे जेई के क्वेश्चन है, ठीक है? ये तो इतना ही पूछ रहा है हमसे, T2 by T1 is R2 by R1 to the power 3 by 2, राइट? तो अभी मतलब T2 क्या है ये हमें कैलकुलेट करना है। T1 is 365 इज इक्वल टू, अगर ये हाफ हो जाए तो क्या होगा? तो यहां पर T2 की वैल्यू कितनी आएगी? T2 की वैल्यू आ जाएगी 365 डिवाइडेड बाय 2√2, तो ये हो जाएगा 4 और ऊपर आ जाएगा √2, तो दिस इज अप्रोक्सीमेट, दिस इज 91 अप्रोक्सीमेटली, और इनटू √2 करेंगे तो अराउंड 130 के आसपास होना चाहिए। तो यहां पर आंसर भी कितना आ रहा है? 129, वही क्लोजेस्ट है, तो हमें बाकी लफड़े में पड़ना ही नहीं है। वी विल गो विद द क्लोजेस्ट आंसर, आराम से हमें ये आंसर मिल जाएगा। ओके, हमने क्या फंडा यूज किया? T2 by T1 इज R2 by R1 to the power 3 by 2, सीधा रिजल्ट है, हमने पढ़ा हुआ है, सीधा यहां पर यूज कर दिया
and we will get the answer. Right? Moving on. The mass of a spaceship is 1000 kg. It is to be launched from the Earth's surface without into free space. एक स्पेसशिप को अर्थ के सरफेस से लॉन्च करना है. The value of G and R is 10 meter per second square and 6400 kilometers respectively. Right? अच्छा, एक चीज जो मैंने यहां पर बताई तुम्हें, लेट मी गो बैक टू पोलर ऑर्बिट्स. कहां गया? इलिप्टिकल के पहले. अब ये सबको पता है, स्टिल एक बार मैं मतलब यहां पर बात कर लेता हूं. We didn't talk about geostationary और geosynchronous satellites. Geostationary क्या होते हैं? ये सैटेलाइट्स हमेशा हमेशा इक्वेटोरियल ऑर्बिट में ही होते हैं. They can't be put in polar orbits. Obviously, it wouldn't work. तो जियोस्टेशनरी में क्या होता है? सैटेलाइट का जो टाइम पीरियड है और अर्थ का जो टाइम पीरियड है वो दोनों सेम हो जाते हैं. राइट? ओमेगा एस बराबर ओमेगा ई. और ऐसा कितनी हाइट पर पॉसिबल होता है? इट इज पॉसिबल एट अ हाइट ऑफ 36,000 किलोमीटर्स. अर्थ के सरफेस से 36,000 किलोमीटर ऊपर जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स पोजिशन होते हैं. ठीक है? अभी सबको पता था, स्टिल मैंने सोचा बता दूं. एंड कमिंग टू दिस क्वेश्चन, सैटेलाइट को क्या करना है? हमें स्पेस में भेजना है. द वैल्यू ऑफ जी एंड आर is given to us. Energy required, इसको भेजना है फ्री स्पेस में. So what is the energy required for this to do? All right. So if you have to send it into free space, तो क्या करना पड़ेगा? मतलब this body has to escape, right? इसको escape करना पड़ेगा. तो escape करने के लिए क्या होगा? कितना वर्क हमें करना पड़ेगा? तो अर्थ पर जब ये है, what amount of energy it has? इसकी एनर्जी हो जाएगी -gmm डिवाइडेड बाय आर. पोटेंशियल है, काइनेटिक तो उसके पास था नहीं. दिस इज द इनिशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम. और हमें इसको क्या करना है? वी हैव टू सेंड इट इनटू स्पेस. तो स्पेस में भेजने के लिए हमें कुछ वर्क करना पड़ेगा. तो स्पेस में जाने के लिए क्या करना पड़ेगा? इफ यू वांट टू सेंड इट इनटू द स्पेस, तो हमें फाइनल एनर्जी को, जब भी कोई बॉडी स्केप करता है ना, तो इट कैन गो अप टू इनफाइनाइट डिस्टेंस. तो पोटेंशियल एनर्जी हो गई जीरो और काइनेटिक एनर्जी भी जीरो हो जाएगी, क्योंकि इंफिनिटी में जाने के बाद वो रेस्ट पर आ जाएगा. जब हम मिनिमम एनर्जी वाले केस की बात करते हैं, तो मतलब टोटल एनर्जी फाइनली हो जानी चाहिए जीरो. मतलब वर्क डन किसके बराबर होगा? फाइनल एनर्जी माइनस इनिशियल एनर्जी. तो दोनों को माइनस कर दें तो ये वैल्यू आती है जीएमएम बाय आर. राइट? सो वर्क डन की वैल्यू आ गई जीएमएम बाय आर. तो अगर हम यहां पर वैल्यू को पुट करें, सो एनीवे आर क्या हो जाएगा? आर इज द रेडियस ऑफ द अर्थ. तो लेट्स पुट इट एज कैपिटल आर. ठीक है? इसमें अगर हम आर और आर ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दें, सो व्हाट इज दिस? दिस इज जीएम बाय आर स्क्वायर हो गया जी. तो ये वैल्यू हो जाएगी एम जी आर के बराबर. एम तो दिया हुआ है 1000 kg 10 to the power 3. जी की वैल्यू है 10 और आर की वैल्यू है 6400 किलोमीटर. किलोमीटर है मतलब 10 to the power 3 कर देंगे. तो 10 का पावर बस गिनो, 6.4 में लिख दूं तो यहाँ 10 3 3 was 7 और 4 11. 10 to the power 11 जूल. इतना वर्क चाहिए, मल्टीप्लाई करके बस काम चल जाएगा अपना. मतलब जो इनिशियल एनर्जी थी उसे हमें नेट जीरो कर देना है, तभी वो अर्थ के ग्रेविटेशनल पुल से बाहर जा पाएगा. कम से कम जीरो करना है, उससे ज्यादा भी कर सकते हैं. तो हमें यहाँ पर लिमिटिंग केस चाहिए था, बिकॉज इस केस में वो जस्ट वो फ्री स्पेस में जा रहा है. दिस वी हैव टू कंसिडर. राइट? नेक्स्ट है आर्टिफिशियल सैटेलाइट मूविंग इन अ सर्कुलर ऑर्बिट अराउंड द अर्थ हैज टोटल काइनेटिक प्लस पोटेंशियल ई नॉट. राइट? तो टोटल एनर्जी जो होती है ना, ये यहां पर दी हुई है ई नॉट.
एंड व्हाट अबाउट द काइनेटिक एनर्जी? काइनेटिक एनर्जी होता है माइनस ऑफ टोटल एनर्जी, सो दिस इज माइनस ई नॉट। एंड पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? 2 टाइम्स टोटल एनर्जी, सो दैट इज 2 ई नॉट। क्या पूछ रहा है हमसे? पोटेंशियल कितना है, तो सी इज द आंसर। काइनेटिक पूछता तो आंसर ए होता। तो ये रिजल्ट भी काफी इंपॉर्टेंट है, घुमा फिरा के यहां से भी सवाल पूछे जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंपल पेंडुलम हैज अ टाइम पीरियड t1 when on the earth surface and t2 when taken to height r above the earth surface। तो अर्थ सरफेस के अगर हम r ऊपर चले जाएं, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ g? अगर हम अर्थ के सरफेस के r ऊपर चले जाएं तो g की वैल्यू क्या हो जाएगी? g डैश विल बी g डिवाइडेड बाय 1 प्लस h बाय r, मतलब r बाय r का स्क्वायर। तो g की वैल्यू हो जाएगी g बाई 4। तो क्या हमें पता है जो टाइम पीरियड होता है वो 1 बाय रूट जी के प्रोपोर्शनल होता है। तो अगर g को मैं 1/4 कर दूंगा तो टाइम पीरियड क्या हो जाएगा? 2t। तो फाइनल टाइम पीरियड बाय इनिशियल टाइम पीरियड की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2। या फिर सीधा कर सकते हो, t2 बाई t1 इज इक्वल टू रूट ओवर g1 बाई g2। बस वैल्यू पुट कर दो, यू विल गेट द आंसर। ओके, next is satellite is moving with a constant speed v in a circular orbit about the earth. An object of mass m is ejected from the satellite such that it just escapes from the gravitational pull of the earth। बहुत बढ़िया। तो किसी पॉइंट से एक सैटेलाइट मान लो घूम रहा है, राइट? इस सैटेलाइट की वेलोसिटी कितनी होती है? vo, ऑर्बिटल वेलोसिटी, विच इज रूट ओवर gm by r। तो किसी बॉडी को एस्केप करने के लिए कम से कम कितनी वेलोसिटी चाहिए होती है? दैट इज इक्वल टू रूट ओवर 2 gm by r। दिस मच वेलोसिटी अ बॉडी रिक्वायर्स। तो जो बॉडी ऑलरेडी एक सैटेलाइट में है, मान लो इस सैटेलाइट में एक बॉडी को हमने रखा हुआ है, तो सैटेलाइट की जो वेलोसिटी है vo, ये तो उसके पास होगी, लेकिन मैं चाहता हूं कि ये बॉडी पूरा अर्थ की ग्रेविटी को स्किप कर जाए। ऐसा कब होगा? जब इस बॉडी के पास जो वेलोसिटी आएगी बाहर आकर, वो किसके बराबर आ जाएगी? स्केप वेलोसिटी के बराबर, राइट? तो जब बॉडी यहां से इजेक्ट होगा उस समय बॉडी की काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, ये पूछा जा रहा है, ठीक है। दिस इज गिवन एज v, v नॉट इज गिवन एज v इन द क्वेश्चन। तो स्केप वेलोसिटी का हमें पता है, स्केप वेलोसिटी शुड बी इक्वल टू √2 टाइम्स v, ठीक है। स्केप वेलोसिटी इज √2 टाइम्स द ऑर्बिटल वेलोसिटी। सो व्हाट शुड बी द काइनेटिक एनर्जी? हाफ m √2 v का स्क्वायर। तो आंसर क्या हो जाएगा? nv स्क्वायर। मतलब बाहर निकलने के बाद बॉडी की काइनेटिक एनर्जी इतनी होनी चाहिए। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। क्लियर? नेक्स्ट है, व्हाट इज द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू लॉन्च अ सैटेलाइट ऑफ मास m फ्रॉम द सर्फेस ऑफ अ प्लैनेट of mass m and radius r in a circular orbit at an altitude of 2r। ध्यान रहे यहां पर हाइट कह रहा है 2r, दिस इज 2r, मतलब रेडियस कितना चाहिए? सैटेलाइट का जो रेडियस होगा वो होना चाहिए इतना। r की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2r प्लस r विच इज इक्वल टू 3r। दिस इज द रेडियस ऑफ द सैटेलाइट, ऑलराइट। चलो, अच्छा, तो बोला गया भाई सरफेस से मुझे इस ऑर्बिट में भेजना है। तो सरफेस से जब भी पूछे ना, तो हमेशा वर्क डन के लिए यू नीड टू फाइंड द टोटल एनर्जी डिफरेंस। तो जब सरफेस पर था, व्हाट वाज द टोटल एनर्जी? माइनस जीएमएम बाय आर। काइनेटिक तो था नहीं। और जब ये ऑर्बिट में चला गया तभी क्या होगा? तभी तो भैया सीधा सीधा फॉर्मूला है, माइनस जीएमएम
divided by 2 times the radius, 2 into 3r। अब एक्स्ट्रा वर्क कितना करना पड़ा? वर्क की वैल्यू हो जाएगी टोटल एनर्जी फाइनल माइनस टोटल एनर्जी इनिशियल। दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा? दोनों को माइनस कर दो, दिस बिकम्स 5 GMM डिवाइडेड बाय 6r। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। इट्स वेरी इजी, 5 GMM बाय 6r। ओके, coming to the next one and hopefully the last one। या ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये सारे क्वेश्चन जेई के हैं। A particle moving with uniform speed in a circular orbit of radius r in a central force is inversely proportional to the nth power of r, right? मतलब एक बॉडी है जो एक सर्कुलर ऑर्बिट में घूम रहा है, ठीक है? इट इज मूविंग इन अ सर्कुलर ऑर्बिट, और यहां पर जो फोर्स लग रहा है ना, दैट फोर्स इज लैम्डा बाय r टू द पावर n। ऐसा कुछ फोर्स यहां पर लग रहा है। दिस कुड बी सम अदर फोर्स, सम हाइपोथेटिकल सिस्टम, ठीक है? तो बोला गया टाइम पीरियड का डिपेंडेंस आर पर क्या होगा? आर कैपिटल आर स्मॉल आर जो भी है, वी डोंट केयर। तो इसको करने का एक बहुत ही सिंपल सा तरीका होता है। एक तो तुम इंटीग्रेट वगैरह करके देखो पूरा कहां क्या आ रहा है नहीं आ रहा है, या फिर बहुत ही सिंपल तरीका है कि हम कहेंगे भैया जो भी हो, इफ इट इज मूविंग इन सर्कुलर ऑर्बिट, तो इसको क्या करना पड़ेगा? इट हैज टू बैलेंस m ओमेगा स्क्वायर r। इफ ओमेगा इज द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द बॉडी, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को इससे बैलेंस करना ही पड़ेगा। सो व्हाट इज दैट यू वुड राइट? लैम्डा बाय r टू द पावर n इज इक्वल टू m ओमेगा स्क्वायर r, राइट? तो यहां से ओमेगा बताओ, ओमेगा क्या आ रहा है? ओमेगा स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू r टू द पावर n प्लस 1, राइट? अच्छा, ओमेगा को क्या हम लिखते हैं? टाइम पीरियड, 2 पाई बाय टाइम पीरियड। तो चेक कर लो, हम कह सकते हैं 1 बाय टाइम पीरियड का स्क्वायर, या लेट अस से 2 पाई, 2 पाई तो एनीवे कैंसिल ही होना है। 2 पाई बाय टी का स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू 1 बाय r टू द पावर n प्लस 1, राइट? क्वाइट इजी नाउ। टाइम पीरियड की वैल्यू क्या हो जाएगी? इट इज प्रोपोर्शनल टू r टू द पावर n प्लस 1 बाय 2। डन। इतने सिंपल तरीके से हमने फटाक से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। ऑलराइट, जे का क्वेश्चन था क्या फर्क पड़ता है, आंसर आ गया, वी आर द किंग। ओके, सो आई गेस वी हैड फन लर्निंग दिस चैप्टर। इस चैप्टर के हमने सारे एस्पेक्ट्स के बारे में पढ़ा, क्वेश्चंस भी सॉल्व किए, तो इस चैप्टर के लिए इतना ही रहेगा। आई थिंक दिस शुड गिव यू वेरी गुड प्रैक्टिस इन ग्रेविटेशन। जो तुम्हारे दोस्त है जिनको इस चैप्टर में दिक्कत लग रही हो, उनको ये लिंक भेज देना, या नहीं भी हो रही हो तो भी भेज देना, बिकॉज किसी न किसी चैप्टर में तो दिक्कत होगी। मैं यहाँ पे सारे चैप्टर्स को पार्ट बाय पार्ट कवर करने वाला हूँ। ऑलराइट, सो इस वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं। जरूर चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक शेयर करना, ठीक है? और कमेंट करके बताना, लोग कमेंट नहीं करते हैं। आई वॉन्ट की कमेंट करके बताओ कि तुम्हें वीडियो कैसा लगा, क्या तुमने सीखा, मैं अगला कौन सा चैप्टर कवर करूं, ठीक है? तो उससे मुझे फीडबैक मिलता रहेगा और मैं बाकी वीडियोस तुम्हारे लिए बनाता रहूंगा। ऑलराइट, so let's end it here. Thank you so much for watching the video.